आज न्यूरोसाइंस ये प्रूव करती है कि हम अपने विचारों से अपने ब्रेन को रीवायर तक कर सकते हैं। तो अगर हर एक सेल हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो किस कारण से कर रहा है कि हमारी सोच क्या चल रही है। बोलते हैं ना, थॉट्स पॉजिटिव रखो तो आपके सेल्स पे वैसे फर्क पड़ेगा। थॉट्स कैसे आपके बॉडी सेल पे इतना इम्पैक्ट डालते हैं? देखो, हर एक विचार हर एक अलग अलग ऑर्गन पे इम्पैक्ट डाल रहा है। जैसे आजकल ओबेसिटी पे बहुत बात हो रही है, इसका भी क्या विचारों से लेना देना है? देखिए, बिल्कुल लेना देना है। ओबेसिटी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन सभी बीमारियों का कारण है। ऑडियंस यहाँ पर सॉल्यूशन लेने के लिए भी आती है कि मुझे IBS हो रहा है, खाना नहीं पच रहा, ऐसा जो मैं रूटीन में कर पाऊँ वो मुझे बताइए। कमांड देनी पड़ेगी अपनी सांसों को कि आपके पूरे शरीर का बैलेंस, आपकी श्वास एकमात्र ऐसी चीज जो कि एटर्नल है। सांसें भी यहां से ले रहे हैं तो सांस गहरी होगी, विज्ञान है, लेकिन क्योंकि फ्री में मिल रहा है ना, तो ऐसा लगता है कि ये काम नहीं करेगा। लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ एक मानसिक अवस्था है, आप एक्चुअल में ठीक नहीं होते हो, सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट है। देखिए, एनर्जी हीलिंग और प्लेसिबो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अरे, एनर्जीज चेंज होती हैं तो मंदिर मंदिर हो जाता है, नहीं तो वहां क्या है? एक छोटी सी प्रक्रिया जो आपके पूरे तंत्र को बदल के रख सकती है। अभी भी अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ ना, आपका बात करने का मन नहीं करेगा। मैं हो गया हूँ, शांत हो गया, क्वेश्चंस निकल के दिमाग से। आपका तरीका कितना ब्यूटीफुली, आप सिर्फ थॉट्स। नमस्कार, जय हिंद, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है आपका अपना विकास, योर ओन ग्रोथ में। आज हम बात करने वाले हैं अपनी एनर्जीज को कैसे हील करें, अपने ब्रेन को कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, कैसे अपनी बॉडी को हील करें। ये एनर्जी हीलिंग होता क्या है? और आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो देश के जाने माने व्यक्ति अनुराग ऋषि जी हैं। इस पे हमने बहुत डिटेल में चर्चा की है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना और साथ में उन लोगों को भी शेयर करना जिनको इस समय एनर्जी हीलिंग नहीं पता और उनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने आप को खुद से हील कर सकते हो। खाली बॉडी हील नहीं करनी है, माइंड हील कर सकते हो, करियर में ग्रोथ पा सकते हो, आपके रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हो। उसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। तो चलते हैं हम पॉडकास्ट की तरफ। ये एनर्जी हीलिंग क्या है आपके हिसाब से? मैं चाहता हूं कि आप आम जनता को भी बताओ सरल शब्दों में, नहीं तो वो ना सूडो साइंस का पार्ट लगता है, या वो लगता है कि यार ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये हवावाई बातें हैं, किसी पे हो रही हैं, किसी पे नहीं हो रही हैं, और क्या ये मेजरेबल हैं? अगर हैं तो कैसे? मुझे वो जानना है आपसे। देखिए, ज्यादातर लोगों को एनर्जी हीलिंग सूडो साइंस ही लगती है, ऑकल्ट ही लगता है। उसका कारण ये है कि उनको ऐसा लगता है कि किसी के ऊपर हाथ रखेंगे, कोई मैजिक करेंगे और वो ठीक हो जाएगा। एनर्जी हीलिंग का यही मतलब है। एग्रीड। लेकिन एक्चुअल में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है आज, वो इसको बड़े अच्छे से समझ पा रहा है, या जो वेदों का ज्ञाता है, या जो हमारी एंशिएंट हीलिंग साइंसेस को जानता है, वो इसको आज अच्छे से समझ पा रहा है कि आज साइंस भी ये बात बोल रही है कि हमारा हर एक सेल, जिसको बायोलॉजिकली हम सेल बोल रहे हैं, एक्चुअल में वो, आप अगर बड़े ध्यान से देखो तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल एंटिटी है। ठीक है, यानी उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस चल रही हैं और उसके थ्रू कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, अगर बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। तो अगर मेरे एक सेल, जैसे एक मशीन ले लेते हैं, एक मशीन है, अब मशीन ठीक से काम कैसे कर रही है कि उसका पूरा सिस्टम ठीक से काम करे। तो अगर मेरा एक सेल जो कि एक बायोलॉजिकल कंपाउंड है, उस बायोलॉजिकल कंपाउंड में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है और उसी का एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर वो इम्बैलेंस हो जाएगा तो जो सेल है वो मेरे बॉडी में, उसका वो जो मशीन खराब हुई तो अब वो जो भी प्रोड्यूस कर रही थी वो नहीं करेगी या गलत प्रोड्यूस करने लगेगी। जैसे हमारे सेल्स अगर खराब होते हैं तो वो जो प्रोटीन बना रहे थे वो प्रोटीन बनाना बंद कर देते हैं, या फिर वो गलत प्रोटीन बनाने लगते हैं। तो वो ऑकल्ट इसलिए लगता है एनर्जी का, क्योंकि हमने साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा नहीं। तो सेल जो है वो एक्चुअल में एक इलेक्ट्रोकेमिकल एंटिटी है, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसीजर लगातार चल रहा है, और वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसीजर वो उसके अंदर से प्रभावित कैसे हो रहा है। फिर हम वापस अपने एंशिएंट इंडिया पे जाते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद पे, कि वो कहता है कि हम सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं है, हम पंचमय कोश हैं। हम अन्न, मतलब ये जो पंच प्राण हमको दिए गए, हमारे को पंचवायु दी गई, ये सब चीजें भी उसमें रोल प्ले कर रही हैं। तो सबसे पहले हमारा अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश। तो मेरा जो प्राणमय, अन्नमय और मनोमय कोश है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस मेरे पूरे बॉडी के अंदर क्रिएट कर रहे हैं।
जो फिजिकल बॉडी है हमारी, जो फिजिकल बॉडी है। क्योंकि अगर आप देखो, आज ये ऑकल्ट या सूडो नहीं है कि मेरा ब्रेन कुछ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से हम उसको मेजर कर पाते हैं कि ये ब्रेन वेव स्लो है, ये ब्रेन वेव फास्ट है, ये अल्फा है, ये बीटा है, थीटा है, डेल्टा है, ये गामा है, ये हम मेजर कर पा रहे हैं ना। बिल्कुल। और डॉक्टर तो ये भी बता देता है वो उन सिग्नल्स को देख के कि आप डिप्रेशन में हैं, आप सुसाइडल हो रहे हैं, आप हैप्पी हैं। उसको हॉर्मोन्स देखने की जरूरत नहीं है कि आप डोपामिन रिलीज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो उन सिग्नल्स को देख करके बता देता है। तो अगर वो एक सेल, हर एक सेल हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो किस कारण से कर रहा है कि हमारी सोच क्या चल रही है, हमारे थॉट्स क्या चल रहे हैं। तो ये आज सूडो साइंस नहीं है। एनर्जी का मतलब कि सिर्फ शरीर पर काम नहीं करना, एक्चुअल में वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल एंटिटी है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल एंटिटी की गतिविधियों को देखना कि वो कैसे प्रभावित हो रही हैं। अगर उस मशीन में इम्बैलेंस है तो एक्चुअल में उस मशीन को ठीक करना, न कि सिम्टम्स को। तो एनर्जी हीलिंग उसके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के ठीक करने के ऊपर काम करती है, उस डीप रूटेड चीज के ऊपर काम करती है जो कि उसके रूट कॉज को एलिमिनेट करता है, न कि सिम्टम्स को ठंडा करता है। ओके, वेरी ट्रू। एक्चुअली मैंने ना अभी अपना ब्रेन का टेस्ट करवाया था, तो मैम आए थे, तो मैंने जब टेस्ट कराया तो दो तरह से किया उन्होंने, एक आंखें बंद करके और एक आंखें खोल के। आप सही कह रहे हो कि ईजी से सब मैटर क्लियर हो जाता है। तो उन्होंने मुझे डिफरेंस बताया कि जब तुम्हारी आंखें खुलनी है तो तुम्हारा फोकस का लेवल, यानी कि अल्फा किस लेवल पे है, अल्फा किस लेवल पे है। फिर उन्होंने बताया कि जब तुम्हारा तब गामा कहाँ है, तो कहते गामा बहुत हाई आ रहा है। फिर जब आंखें बंद हुई तो गामा जितना प्रोड्यूस होना चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा था, अल्फा थोड़ा वीक हो गया। तो बहुत क्लैरिटी से बताया कि आपका ये वाली चीजें इम्बैलेंस है और ये वाली चीजें बहुत पीक पे हैं। तो इसको अगर सिंक्रोनाइज करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो आपको टूल्स बताए। तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन एक्चुअली में मेरा शायद ये लगता है सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में भी है। कई बार हम एनर्जी हीलिंग को देखते हैं, जैसे बहुत सारे स्पिरिचुअल एजेंसीज में, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में एक प्रोग्राम करवाया जाता है जिसमें हीलिंग का प्रोसेस होता है, सर पे हाथ रखने से हीलिंग हो जाती है। टेलीपैथी है, रेकी है, बायो केमिकल जो हीलिंग है, जिस तरह रब करके जब आप करते हो, तो वो सब चीजें क्या इसी का पार्ट है या अलग है आपके हिसाब से? देखिए, अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो ये सब चीज़ें बेसिकली एनर्जी के ऊपर ही काम कर रही हैं। जैसे मान लो हम रेकी का एग्जाम्पल लेते हैं। रेकी में अगर आप कभी रेकी को पढ़ो, आपने ज़रूर पढ़ा होगा, या किसी आप रेकी मास्टर से अगर आप पूछोगे, तो जो रेकी करने वाला व्यक्ति है एक्चुअल में वो हीलिंग नहीं दे रहा है। ठीक है, वो एक माध्यम बन रहा है, वो एक मीडियम बन रहा है यूनिवर्सल एनर्जीज को आप तक ट्रांसफर करने का, आप तक पहुंचाने का। टावर है वो टावर है बेसिकली। अच्छा। तो कई बार लोग समझते हैं ना कि मैं हील करूंगा तो मेरी अपनी शक्ति कम हो जाएगी। ऐसा कोई आप नहीं कर रहे हो, हम भगवान नहीं है। हम तो उन यूनिवर्सल एनर्जीज जो मौजूद हैं, जो यूनिवर्स में बैलेंस है, जो कोहेरेंस है, उस बैलेंस को एक्चुअल में हम उस व्यक्ति तक ट्रांसफर करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि कोई सिर पे हाथ रख देता है और वो ऐसा ठीक होने लगता है, तो ऐसे लोग आज मतलब दिखते नहीं है, ऐसे लोग आज हैं नहीं, वो किसी और पर्पस में लगे हैं। उनके लिए हीलिंग कोई वो नहीं है। मतलब ये हम किसी और चीज पे चले जाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं इसको बताऊं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे स्वयं रामकृष्ण परमहंस थे या बहुत से लोग थे, उनको ये दिक्कत हो गई, उनको ये दिक्कत हो गई। तो जब एक व्यक्ति साधना करते 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 उस एक लेवल पर पहुंचता है तो वो ये चीज समझ जाता है कि एक्चुअल में जो मेरा कर्म था, उसका जो प्रारब्ध था, उसको मुझे काटना नहीं है। अच्छा, मेरा पर्पस जिंदगी का कुछ और है कि मुझे महापरिनिर्वाण को उपलब्ध होना है, मुझे उस मोक्ष की स्थिति को उपलब्ध होना है। तो ये अगर मैं अपनी सारी एनर्जीज को इस तुच्छ उनके लिए, मतलब मैं हमारी आपकी बात नहीं कर रहा हूं, उनके लिए तुच्छ चीज है कि शरीर को हील करना, क्योंकि वो जान चुके हैं कि ये नश्वर है। मुझे अपनी जो पूरी एनर्जी है वो उस जगह पर लगानी है जहां से मैं अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठा पाऊं, क्योंकि आज गया तो कल को ये फिर से मिल जाएगा, फ्रेश होके मिल जाएगा। तो मैं अपनी उन एनर्जीज को इस हीलिंग में लगाने की जगह मैं अपनी उस चेतना को एलिवेट करने में लगाता हूं। तो ऐसे लोग हैं नहीं जो यहां पर सिर पे हाथ रख देंगे और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन रेकी जिस साइंस के ऊपर काम करती है, वो साइंस यही थी कि इस ब्रह्मांड में हर तरह की एनर्जी मौजूद है, हर तरह की फ्रीक्वेंसी मौजूद है। तो जब हम उन फ्रीक्वेंसी का आवाहन करते हैं, जैसे आपने देखा पुराने योद्धा, अर्जुन हो गया, कर्ण हो गया, भीम हो गया, इनके पास सब शक्तियां होती थी, इनके पास दिव्यास्त्र होते थे, एक अग्नि बाण होता था, ब्रह्मास्त्र होता था, लेकिन इनको उसका आवाहन करना पड़ता था, बुलाना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि ये इनके पास है और यही चलाएंगे। रेकी करने वाला ऐसा नहीं है कि वो भगवान है, वही ठीक करेगा। वो एक चैनल बनेगा, यूनिवर्स से वो एनर्जी आएगी क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर विद्यमान है। तो उसका वो आवाहन करते थे और वो आवाहन से वो बाण जो है उनके पास आ जाता था और वो उसका
प्रतिसंहार करते थे, ठीक उसी तरह जब हम किसी के सिर पर हाथ रखना या इस चीज को हम एनर्जी हीलिंग मानते हैं, तो एक्चुअल में हम उस व्यक्ति के बायो एनर्जी फील्ड को बदल रहे होते हैं अपने भाव से। क्योंकि अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एवरीथिंग इज एनर्जी। एग्रीड। आप एनर्जी हो, मैं एनर्जी हूं, ये पौधा एनर्जी है, ये माइक, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो जब सब कुछ एनर्जी है तो ये आज से 25 साल पहले बात होती तो बड़ी ऑकल्ट होती, लेकिन आज तो ये क्वांटम साइंस प्रूव कर रहा है कि एनर्जी जो है उसमें एंटेंगलमेंट है। True. यानी जो पार्टिकल्स हैं, और इसको नोबेल प्राइज मिला कि पार्टिकल्स आर एंटेंगल्ड, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से सब कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो एनर्जी जो ऑलरेडी इस यूनिवर्स में है, किसी ना किसी के पास है, या कोई ना कोई हील है, तो वो फ्रीक्वेंसी तो है। तो वो फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करना अपने भाव के थ्रू, और भाव सबसे बड़ा पॉइंट है इस एनर्जी हीलिंग का, क्योंकि अगर भाव है तो भाव पत्थर को भी भगवान बना सकता है। True. अगर भाव नहीं है तो उस पत्थर में भी सिर्फ पत्थर ही है। तो भाव अगर है तो भाव से आप वो एनर्जी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर कर सकते हो, इंड्यूस कर सकते हो, और फिर आप उस व्यक्ति को जो चाहो, जिस तरह से चाहो, आप उसको स्ट्रेंथ दे सकते हो। एक्चुअल में आप हील नहीं कर रहे, वो हील अपने आप हो रहा है, अपने भाव दशा को बदल रहा है, अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल रहा है। आप एक माध्यम बनते हो और उसको वो एनर्जी प्रोवाइड करते हो। एब्सोल्युटली करेक्ट। जो आपने पहले वाला कॉन्टेक्स्ट किया है ना, मैं उससे थोड़ा सा कनेक्ट कर देता हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है भाई। उनको जब हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, उनको जब अपना पर्पस पता लगता है तो वो छोटी चीज़ों पर अपना ध्यान देना छोड़ देते हैं। मैं कई बार जब अपने सेशंस में होते हैं तो हम भी कई बार डिस्कशन करते हैं कि अगर आपका विजन छोटा है तो आपको फ़र्क पड़ेगा कि आपके चाचा ने क्या कहा, मामा ने क्या कहा। जब आप बड़े विजन पे हो तो आप इन छोटी चीज़ों को, तुच्छ चीज़ों को छोड़ दोगे। वैसे ही हमारा लेवल शायद यहाँ तक का है, ऋषि मुनियों का लेवल उससे और ऊपर था, तो उनके लिए शरीर नश्वर है वो मान के चल रहे थे, उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते होंगे। एम आई राइट? ऐसा ही हो। बहुत अच्छी बात आपने कही, और मुझे एक चीज़ यहाँ पर ध्यान आ रही है कि अर्जुन कह रहा है श्री कृष्ण को कि माधव ये तो मेरे अपने हैं, मैं तो इन पे शस्त्र कैसे उठाऊंगा, ये तो मेरे अपने रिश्तेदार हैं। लेकिन श्री कृष्ण जिस लेवल से देख पा रहे हैं, फिर वो उसको पूरा समझाते हैं और विराट रूप दिखाते हैं और बोलते हैं सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। पार्थ तुम ये देखो, तुम इस लेवल पर आकर के देखो कि जिसको तुम रिश्तेदार, जिसको तुम दोस्त भाई, ये प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा मुश्किल है इंप्लीमेंटेशन करना, लेकिन मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से श्री कृष्ण का एग्जांपल ले रहा हूं कि वो उसको बता रहे हैं कि ये सब कुछ अगर तू अलग लेवल से देखेगा तो तेरा पर्पस चेंज हो जाएगा, तेरा लाइफ का गोल चेंज हो जाएगा, तेरा टारगेट चेंज हो जाएगा। क्योंकि अभी जिसको तू एंटिटी समझ रहा है, एक्चुअल में तो वो नश्वर है और वो मर चुका है ऑलरेडी। देख, ये सब लोग मर के मेरे पास ये ऑलरेडी मर चुके हैं। तू तो सिर्फ निमित्त मात्र है, तू तो सिर्फ प्रयत्न कर रहा है, कोशिश करेगा, तू तो एक चैनल और एक माध्यम बनेगा। हाँ। ये सब कुछ करने का, ये सब ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब सेम टाइमलाइन पर हैं। ये आज मॉडर्न साइंस भी बताती है और ये हमारी एंशिएंट साइंसेस भी बताती थी कि ये कुछ भी पीछे नहीं है। इनको सिर्फ 3D वर्ल्ड में अलग अलग लेवल्स पर देखा जाता है, क्योंकि हम एज अ ह्यूमन बीइंग जिनके पास ये 5 सेंसेस हैं, वो प्रिसीव नहीं कर सकते। वो उनको ये लगता है कि ये जो टाइम है वो एक फॉरवर्ड आगे की दिशा में बढ़ता है, तो पीछे वाला निकल गया, आगे वाला अभी आया नहीं और हम प्रेजेंट को जी रहे हैं। लेकिन जो टाइम और स्पेस से परे है, जो 5th डिमेंशन से ऊपर है, वो ये देख पाता है कि सब कुछ एक ही जगह पर, एक ही समय में, एक ही कालखंड में विराजमान है। तो इसलिए वो श्री कृष्ण उसको दिखा रहे हैं। तो एक्चुअल में जब एनर्जी वहां पर पहुंचती है ना, तो आपका पर्पस आप अलग लेवल से देख पाते हो। जैसे मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं, एक इंसान दुकानदार के पास गया, बोला भाई साहब अंडे कैसे दिए? बोला मैंने नहीं, मुर्गी ने दिए हैं। तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछ रहा है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब दे रहा है। इसीलिए कई बार कुछ लोग कई बात करते हैं और हमें लगता है कि ये बेकार बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम उस लेवल पर नहीं है कि उनकी बात के स्तर को हम समझ पाए, ग्रहण कर पाए। और यही अर्जुन के साथ हो रहा है। वो श्री कृष्ण 18 अध्याय पूरे समझा रहे हैं। वो कह रहा है भाई गांडीव नहीं उठता, फिर वो कहते हैं अब आंखें बंद कर और विराट रूप देख, अब देख तुझे क्या एक्चुअल में चल रहा है। एक्चुअली में सर ये रेलेवेंट है और आज की करंट सिनेरियो में भी है। जैसे हमारे पास अगर एक कैट है, बिल्ली के पास हमसे ज्यादा साइकिक पावर है। हम तो नहीं देख पा रहे कि आगे क्या होने वाला है, उसको पहले पता लग रहा है। हम सारे जानते हैं, मतलब ऑडियंस को भी पता है अच्छी तरह कि अगर कहीं पे सुनामी आती है, भूकंप आने वाला, तो सबसे पहले किनको पता लगता है? इन जीवों को पता लगता है, हमें तो नहीं। जबकि हम तो अपने आप को क्या मानते हैं? सबसे ज्यादा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे पास है, ब्रेन हमारा शानदार है, हमने ये कर लिया। हमें ये तो पता नहीं लगता। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जितना हमारी सेंसेस कम होती जाती हैं, उतना हमारी ESPs बढ़ती जाती हैं। मतलब जैसे अभी ये हमारे सामने एक लाइट जल रही है। अब ये लाइट मान लो है
1000 वॉट की और हमारे पास जो इन्वर्टर या बैटरी या जो पीछे से कैपेसिटी है लाइट देने की, उसकी कैपेसिटी भी 1000 वॉट है। अब मेरे रूम में 10 अलग अलग लाइट लगी हुई हैं 100 वॉट की, और मैंने वो सब 100 वॉट की जला रखी है, तो मेरी पूरी एनर्जी कहाँ जा रही है? अलग 10 लाइट्स को जलाने में। अगर मुझे ये 1000 वॉट की एक लाइट जलानी है तो क्या मैं जला पाऊंगा? नहीं। मुझे क्या करना पड़ेगा? उन सबको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। उन सबको जब मैं स्विच ऑफ करता हूं तो मेरी पूरी एनर्जी जो है अब इस एक लाइट पर आ रही है। ठीक वैसे ही जब मैं अपनी इन पंच इंद्रियों को धीरे धीरे करके कम करता हूं, शट डाउन करता हूं, इनसे परे निकलता हूं, तो अब वो जो एनर्जी जो मेरे विचारों में खर्च हो रही थी, वो एनर्जी जो मेरी आंखों से आपको देखने में खर्च हो रही थी, वो एनर्जी जो मेरे कानों से आपको सुनने में खर्च हो रही थी, वो एनर्जी जो मेरे मुख से आपसे बात करने में खर्च हो रही थी, अब वही सभी एनर्जी केंद्रित है। और अब मैं चाहूं तो ये 1000 वॉट का बल्ब ऑन कर सकता हूं। तो वो जो मेरी सिक्स्थ सेंस है, मेरी एनर्जी वहां तक जा ही नहीं पा रही है। तो मेरी वो एनर्जी, ये पंच इंद्रियां, इसीलिए तो ध्यान करने वाले लोग बोलते हैं सबसे पहले सीधे बैठो, शरीर हिले नहीं, आंखें बंद, पूरा ध्यान सांसों पर, ना सुनो ना देखो। और आप देखोगे मेडिटेट करते करते कुछ देर बाद ये स्थिति आती है कि आपको पता नहीं चलता कि आप कौन हो, आप कहाँ हो, आप क्या सुन रहे थे, कहाँ देख रहे थे, कहाँ बैठे थे, जमीन पर थे, आसमान पर थे, क्या हो। जैसे जैसे वो सेंसेस बंद हुई, अब वो एनर्जी जो है आपके इस आज्ञा चक्र पर, उस द्वार पर जाती है जहां पर जाकर वो हिट करती है। तो ये जितने भी जीव आप देखोगे ना, इनके पास कुछ सेंसेस कम है। सांप के पास कुछ सेंसेस कम है, ये समुद्री जीवों के पास कुछ सेंसेस कम है, इनके पास कुछ एबिलिटीज कम है। वो एबिलिटीज कम होने के कारण, जैसे मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं कि वो व्यक्ति जिसकी आंखें चली गई या आंखें हैं नहीं, आप देखो ऊपर वाला उसको किसी अलग पावर से नवाज देगा। बिल्कुल, तो उसके गले में सुर होगा, या उसकी सेंस ऐसी होगी कि मुझे आंखें बंद करके नहीं पता चलेगा कि नागरू जी यहां बैठे हैं, लेकिन वो बता देगा कि कोई यहां बैठा हुआ है, जबकि उसकी आंखें भी नहीं है। तो वो कैसे बता पा रहा है? क्योंकि जैसे ही ये सेंस कम हुई, वो एनर्जी ये सिक्स्थ सेंस में जाकर के आपको सिग्नल देती है कि नागरू जी यहां बैठे हुए हैं। वो एनर्जी सिक्स सेंस में तो सिक्स सेंस कब जागृत हो रही है? जब वो सारी एनर्जी पांचों सेंसेस नहीं ले रहे हैं। इसीलिए आप देखो पिनियल ग्लैंड एक्टिवेशन या हम हार्ट ब्रेन कोहेरेंस, इन सब चीजों की बात करते हैं, तो उसमें सब रास्ते मेडिटेशन से होकर के ही गुजरते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है आपकी वर्कशॉप में, क्योंकि मैंने भी ज्वाइन किया था। हाँ, 5th डे नहीं मैं ज्वाइन कर पाया था, तो वो मैं अगली बार ज्वाइन कर लूंगा। दैट्स ट्रू। आपने अपने थॉट्स की बात करी, तो क्या थॉट्स तो देखा जाए तो इनविजिबल है, मैं देख तो पा ही नहीं रहा। मेरे मन में जो चल रहा है, मैं अगर मुंह से नहीं बोलूं तो आपको नहीं पता ना मैं क्या सोच रहा हूं, तो इनविजिबल है। उसका पूरा इम्पैक्ट मेरी बॉडी के सेल पे क्या पड़ने वाला है? और मतलब बोलते हैं ना थॉट्स पॉजिटिव रखो तो आपके सेल्स पे वैसे फर्क पड़ेगा, मतलब क्या है एक्चुअली में? मेरे को उसको थोड़ा समझना है। थॉट्स कैसे आपके सेल, बॉडी सेल पे इतना इम्पैक्ट डालते हैं? ये सबसे ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, क्योंकि एक्चुअल में ये लोग यही समझना चाह रहे हैं कि जो चीज इनविजिबल है वो मेरी बॉडी के ऊपर कैसे इम्पैक्ट डाल पा रही है। इस धरती के ऊपर ज्यादातर चीजें इनविजिबल हैं जो हमारे जीवन को चला रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल हम देते हैं प्राणवायु का। हम उस प्राणवायु को नहीं देख पा रहे, ना हमें पता है कि प्राणवायु कहाँ है। इनविजिबल है, यानी विजिबल का मतलब हम नेकेड आइज से उसको देख नहीं पा रहे, लेकिन क्या हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे? हम उसको महसूस कर पा रहे हैं। क्या जो विचार हैं, क्या हम इनको महसूस नहीं कर पा रहे? हम इनको महसूस कर पा रहे हैं कि विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। और आज तो इनको महसूस करने के लिए, इनको जानने के लिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम EEG की बात कर रहे थे, तो EEG बकायदा आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी वो किस लेवल पर ट्यून्ड हैं, वो निकाल के आपको दे देती है कि आप इतना अल्फा में थे, इतना आपका गामा ट्रिगर हुआ, इतना बीटा में थे, और इतना आपका जो, और फिर उससे वो निष्कर्ष निकाल देगी कि आपकी बॉडी में इतना कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा होगा, इतना ये हो रहा हो। वो कैसे, वो उन वेव्स को पढ़ रही है, इसके बेसिस पर वो ये निष्कर्ष निकाल रही है कि आपके कौन से हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट हो रहे हैं। तो अगर विचार इनविजिबल हैं, फिर भी आज हमारे पास ऐसे यंत्र हैं जो उनको मेजर कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि विचारों का इंपैक्ट क्या है, विचार क्या करते हैं, इमोशंस क्या करते हैं, फीलिंग्स क्या करती हैं। मैंने बोला ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स केमिकली आपकी बॉडी को ट्रिगर करते हैं। जैसे आपने कुछ अच्छी चीज के बारे में सोचा, आपको खुशी हुई, आपको आनंद आया, तो जैसे ही आपको आनंद आया, आपको सेटिस्फैक्शन हुई, आपका डोपामिन रिलीज हुआ। अगर आपने किसी बुरी चीज के बारे में सोचा, आपको एकदम से गुस्सा आया, आपको एकदम से लगा कि यार मेरे को डर लग रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो आपका कॉर्टिसोल रिलीज हुआ। ये कॉर्टिसोल कैसे रिलीज हुआ? क्या कॉर्टिसोल अपने आप रिलीज हो सकता है? नहीं। ये जब तक आपके माइंड से एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स आपके एड्रेनलिन ग्लैंड तक नहीं जाएगी, तब तक आपका वो केमिकल रिलीज नहीं होगा। आपके मुंह में जब तक आप किसी खट्टी चीज के बारे में नहीं सोचोगे, मुंह में पानी नहीं आएगा। वो कैसे आएगा? सोचने से। और आज
न्यूरोसाइंस ये प्रूव करती है कि हमारे ब्रेन जो है, इसको न्यूरोसाइंस ने एक टर्म दिया न्यूरोप्लास्टिसिटी, कि हम अपने विचारों से अपने ब्रेन को रीवायर तक कर सकते हैं, True. अपने ब्रेन में नए न्यूरो पाथवेज बना सकते हैं। तो वाकई एक थॉट जो है ये इनविजिबल है, हमारे जो विचार हैं इनको हम देख नहीं सकते, लेकिन एक्चुअल रूप में ये हमारे पूरे शरीर को प्रभावित कर रहा है। और मैं इसके कितने एग्जाम्पल लोगों को देता हूं कि अगर आपके पास गुस्सा है, देखो हर एक विचार हर एक अलग अलग ऑर्गन पे इंपैक्ट डाल रहा है चक्रों के हिसाब से। जैसे गुस्सा है, गुस्सा हमेशा आपके लिवर पर इंपैक्ट डालेगा। गुस्सा किसका प्रतीक है? अग्नि का, ज्वलंता का। आपका लिवर किसका प्रतीक है? आपका पित्त, आपका गॉल ब्लैडर किसका प्रतीक है? अग्नि का। खाने का पूरा जो सिस्टम है वो अग्नि जिसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो जो आपका गुस्सा है किसके, आप कभी भी नोट कर लेना, आज जो इतने ज्यादा जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा कारण गुस्से का है, एंगर का है। जिसको एंगर, बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज है, वो उसके लिवर के ऊपर इंपैक्ट डालता है, फैटी लिवर हो जाएगा। फैटी लिवर हो जाएगा, लिवर में इंबैलेंस हो जाएगा, लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ हो जाएगी, उसके एसपीओटी, एसजीओटी सब गड़बड़ हो जाएंगे। अगर उसको डर है, भय है, तो इंपैक्ट जाएगा किडनीज के ऊपर। ओके, किडनी में स्टोन्स हो जाएंगी, स्टोन हो जाएंगे, किडनी का प्रोफाइल पूरा गड़बड़ हो जाएगा, उसका क्रेटिनिन, उसका यूरिया, उसका सब इंबैलेंस होने लगे। लोगों की किडनी तक डैमेज हो जाती है अगर पूरा जिंदगी भय के मोड में जीते रहते हैं तो। लेकिन ये नहीं है कि मैंने एक डर का विचार लिया तो मेरी किडनी खराब हो गई। ये एक प्रोसेस है, अगर ये कई सालों तक लगातार चलता रहा तो वो धीरे 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 उस ऑर्गन के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है। क्योंकि कभी ना कभी तो गुस्सा मैं भी करता हूं, कभी ना कभी तो डर मुझे भी लगता है, लेकिन वो वापस चला जाना चाहिए। लेकिन उस स्टेट में मत रहो, आप उस स्टेट में मत रहो। लेकिन अगर वो यहाँ पे घर बना के बैठ गया, अब इसीलिए तो वो लोग जिनके पास पास्ट की पेनफुल मेमोरीज हैं, जिनके पास मतलब कोई बचपन के ऐसे कोई चाइल्ड अब्यूज है, कोई वो यहाँ पर रखा हुआ, और वो देखते हैं 30-30, 35-35, 40-40 साल की एज में शरीर जो है खराब हो रहा है। किसी के पास फाइनेंशियल बर्डन आया, किसी के भी पास, तो उसकी लोअर बैक में पेन आ जाता है। किसी के पास रिलेशनशिप्स का बर्डन आया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन आया, अपर बैक में पेन हो जाता है, कंधों में भी आ जाता है, कंधों में भी दर्द आ जाता है, सर्वाइकल भी हो जाता है। ऐसे ही किसी के पास एक्सेप्टेंस नहीं है, वो जिंदगी में, या उसको लग रहा है लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसके टांगों में दर्द होगा, उसके घुटनों में दर्द होगा। किसी के भी पास जो है सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, उसकी डायबिटीज होगी, क्योंकि वो पैनक्रियाज पे अटैक करती हैं, सीधा इंसुलिन सेंसिटिविटी पे अटैक करती हैं, इंसुलिन प्रोडक्शन पे अटैक करती हैं, ग्लूकोज का कंजम्पशन जो है उस पर अटैक करती है। तो आप कहोगे ये ऐसे कैसे, मतलब ऐसे तो कुछ भी बोल दो। कुछ भी नहीं। हमारे षट चक्र निरूपम में हर एक चक्र की व्याख्या करते हुए 114 चक्र से शुरू करके 7 चक्रों पर आते हुए षट चक्र निरूपम में यह बकायदा साफ किया गया है कि हर एक चक्र अपने आप में एक इमोशनल सेंटर भी है। हर एक चक्र अपने आप में, सिर्फ आज्ञा चक्र को छोड़कर, क्योंकि यहां पर हम उस इमोशन से बाहर परे निकल जाते हैं। सॉरी, आज्ञा चक्र नहीं, हमारा जो क्राउन चक्र है, सहस्त्रार चक्र जो है, सहस्त्रार चक्र पे हमारा कोई इमोशन नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा माना जाता है ये आधा हमारे शरीर के अंदर है और आधा हमारे शरीर के बाहर है। इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, इस पर हमारे आज्ञा चक्र से ही पहुंचा जा सकता है। तो आज्ञा चक्र तक, इसीलिए आप देखो हर एक चक्र के साथ एक ग्लैंड एसोसिएटेड है। आज ग्लैंड तो हमने आज ढूंढे होंगे ना मेडिकल साइंस ने, कुछ वो अब रिसर्च कर रहे हैं 300-400 साल पहले। लेकिन आप देखो यहाँ आज्ञा चक्र है, यहीं पर पिनियल ग्लैंड है, यहाँ सहस्रार है, यहीं पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ हमारा थ्रोट चक्र है, कंठ चक्र है, यहीं पर हमारा थायराइड ग्लैंड है, यहाँ हमारा हार्ट चक्र है, यहीं पर हमारा थाइमस ग्लैंड है, यहाँ पे हमारे पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स हैं, उसके नीचे हमारे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं। तो ये हर एक ग्लैंड के साथ चक्र एसोसिएटेड क्यों है? क्योंकि हर एक ग्लैंड कुछ इमोशंस के थ्रू केमिकल रिलीज कर रहा है। आप डर रहे हो तो कौन सा ग्लैंड केमिकल रिलीज कर रहा है? एड्रेनलिन। कहां है? किडनीज के ठीक ऊपर। दोनों एड्रेनलिन ग्लैंड किडनी के ऊपर है। तो डर का इंपैक्ट कहां से आएगा? आपने कुछ इमोशन सप्रेस किए, आपने फीलिंग्स दबाई, आपका दिल रो रहा है, आत्मा रो रही है, कहां से सप्रेशन हुआ? हार्ट से। क्या ग्लैंड है यहां? थाइमस। थाइमस ने काम करना बंद किया, इम्यूनिटी बंद। थाइमस ने काम करना बंद किया, आपका जितने भी टी सेल्स बॉडी रिलीज कर रही थी वो रिलीज बंद, फिर कैंसर, ऑटो इम्यून और सब चीजें आपको आने लगी। तो ये धीरे धीरे आज जो न्यूरो साइंसेज हैं, ये जैसे जैसे दिमाग के उन गहरे तलों में जा रही हैं तो प्रूव कर रही हैं कि विचार इनविजिबल होने के बावजूद भी पूरे शरीर को गवर्न कर रहे हैं, और हर एक विचार एक पर्टिकुलर ग्लैंड के माध्यम से, एक चक्र के माध्यम से आपके शरीर के उस सेल को, उस रीजन को, उस एरिया को इम्बैलेंस करने का और बैलेंस करने का सिग्नल दे रहा है। एक विचार मतलब एक विचार अगर आपका लगातार उसी लूप में चल रहा है, नेगेटिव है, फिर वो उसको गहरा इंपैक्ट डालता है। अदरवाइज इंपैक्ट तो वो कर ही रहा है, लेकिन अगर वो लूप में चलेगा तो वो धीरे धीरे उसको ज्यादा प्रभावित करेगा। जैसे इस दीवार पर मैं एक हथौड़ा मारता हूं, डेंट तो लगा लेकिन दीवार नहीं टूटी। लेकिन अगर मैं 500 बार यहां प्रहार करूंगा तो दीवार टूट ही जाएगी।
एक विचार आया, कोई बात नहीं, आपकी जिंदगी में कोई भारी नुकसान नहीं पड़ा, लेकिन आपने डेंट लगा दिया, एक रास्ता खोल दिया, जगह बना दी, तो वो विचार अगर चला गया, आपने उसको कॉम्बैट कर लिया, तो आपकी जिंदगी में कोई हानि नहीं है। लेकिन अगर आप उसी लूप में, जैसे अभी आप बोल रहे हो, लूप में रहे, तो फिर वो ये सारे डिजीज होने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये आजकल ओबेसिटी पे बहुत बात हो रही है, इसका भी क्या विचारों से लेना देना है? देखिए, बिल्कुल लेना देना है। ओबेसिटी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, लेकिन सभी बीमारियों का कारण है। ओके। ओबेसिटी से कोई दिक्कत तो कुछ नहीं होती, ओबेसिटी क्या कर रही है, लेकिन एक्चुअल में जब ओबेसिटी बढ़ती है, तो आप देखो, ओबेसिटी जो आपको बाहर के लेवल पर दिख रही है, वो बाहर बाद में आती है, पहले वो अंदर होती है, जिसको हम लोग विसरल फैट बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। मतलब विसरल फैट पहले हमारे ऑर्गन्स पे आता है, फिर वो फैट धीरे धीरे स्किन की लेयर के बाहर हमको फैट सेल्स जो है वो स्टोर होते होते, पहले तो स्किन स्टोर नहीं करती है, पहले तो अंदर ग्लाइकोजन के रूप में हमारा लिवर उसको, मतलब हमारी बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स उसको स्टोर कर रहे हैं, हमारा ब्लड थिक हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है। अब यही कारण बनता है धीरे धीरे हमारे हार्ट डिजीज का, हमारी ब्लॉकेज का, हमारे स्ट्रोक का, हमारी डायबिटीज का, हमारे टॉक्सिन्स का बॉडी में बिल्डअप का, फिर वो लिवर पे आएगा, फिर वो फैटी लिवर बनेगा। अच्छा, अगर लिवर पे कोई भी चीज आती है, तो लिवर इज द मास्टर ऑर्गन, सबसे बड़ा स्किन के बाद, मतलब इंटरनल सबसे बड़ा, बाहर का ऑर्गन तो स्किन है, सबसे बड़ा ऑर्गन हमारा लिवर है इंटरनल। अगर लिवर पे गड़बड़ हुई, तो लिवर ही हर एक ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है कहीं ना कहीं। वही ब्लड जो है फिर वो हार्ट के पास जाता है, लिवर ही सिग्नल दे रहा है किडनीज को, लिवर ही डाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है, लिवर ही स्प्लीन को तो लिवर पे अगर वो फैट आया, तो फिर वो धीरे धीरे, तो अब लिवर पे फैट आने, अभी मैंने आपको बोला ना, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, इसी वजह से हो रही है, इसी वजह, थॉट की वजह से। अब आप कहोगे कि ये, क्योंकि पूछने वाले तो पूछेंगे थॉट की वजह से कैसे हो रही है, क्योंकि जब भी आपके पास स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, तो उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में आपकी बॉडी डाइजेशन छोड़ के पहले उस स्ट्रेस के इंपैक्ट से निपटना चाहती है। उसकी प्रायोरिटी बदल जाती है बॉडी की, कि मुझे इसको सर्वाइवल मोड पे अगर रखना है, तो पहले स्ट्रेस के साथ डील करना पड़ेगा, खाना तो बाद में डाइजेस्ट कर लूंगा। एक इंसान है, घर में बैठा हुआ है, उसके घर पे वो खाना खा रहा है, बड़ा बढ़िया दाल, लिट्टी चोखा, या फिर दाल बाटी चूरमा, सब बढ़िया एकदम मजेदार। उसके घर पे अटैक होता है, तो अब वो अटैक करने वाले को क्या बोलेगा कि भाई साहब थोड़ी देर रुको, ये केर सांगरी खत्म करने दो, ये लिट्टी चोखा खत्म करने दो, ये दाल बाटी खत्म, फिर आपसे भिड़ता हूं। कहेगा सब साइड हटाओ, पहले तुझे देखता हूं। तो जब यहां पर अटैक होता है, यानी कोई भी नेगेटिव स्ट्रेसफुल विचार आता है, तो शरीर सिर्फ डाइजेशन नहीं, हमारे ये जो 7 मेन तंत्र हैं, जिसमें हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारा मैस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सब सिस्टम आते हैं। तो बॉडी इन सब सिस्टम्स को बाईपास करती है, बोलती है तुम रुक जाओ, पहले इस स्ट्रेसफुल थॉट से निपटने दो, उसके बाद बाकी काम। उसके बाद अब आपकी बॉडी ने वो जो अब डाइजेशन का तो एक टाइम है ना, उसके बाद तो वो पेट में से निकल के फिर वो आपकी इंटेस्टीन में जाके प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। तो जब आपने कोई भी स्ट्रेसफुल विचार, इसीलिए आपने देखा होगा, आप एक नोट करोगे चीज कि हमारे पुराने लोग बोलते थे, बेटे परेशान होके खाना मत खाओ, शरीर को नहीं लगता। ये दोनों चीजें बोलते हैं, एक तो परेशान होके बनाओ मत और खाओ मत, मतलब शरीर को नहीं लगता। हाँ। तो शरीर को नहीं लग रहा, तो वो क्या, उसमें से न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, वो खाना जा कहां रहा है, वो सड़ रहा है, वो पच नहीं रहा, उसका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा, उसमें से जो इंटेस्टीन न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर पाती, पानी को अच्छे से निकाल पाती, स्टूल को लाइट बना पाती, बल्कि बना पाती, वो इंटेस्टीन का काम था ना, वो भी नहीं कर रही। आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना काम नहीं कर रहा, आपका बाइल जूस अपना काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बॉडी इस टाइम फाइट एंड फ्लाइट के मोड में है। करिए डाइजेस्टिव सिस्टम को बाद में देखेंगे, पहले आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू फाइट एंड फ्लाइट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो विचार हैं सब, इसीलिए आप देखो जो इंसान स्ट्रेस में जाता है, सबसे पहले उसका पेट गड़बड़ होता है, सबसे पहले आईबीएस होगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होगा, एसिडिटी होगी, इंडाइजेशन होगी, अपच होगी, गैस होगी, गैस्ट्राइटिस होगा, सबसे पहले पेट गड़बड़ होगा। तो जहां पेट की गड़बड़ी, वहां वो मल जो है कुपित होने लग जाएगा, मल सही से नहीं निकलेगा, उसमें सारे न्यूट्रिशन है, सारी उसमें चीज अभी भी बची है, पानी उसमें पूरा का पूरा बचा हुआ है। इसीलिए आयुर्वेद ने बोला कि सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपित मलः, हर रोग का निदान करना है तो कुपित मल को निकालना, कुपित मल जो खराब हो रखा है उसको निकालना पड़े। वो क्या है? टॉक्सिन्स है, बिल्डअप हो रखे हैं जो अंदर, क्योंकि बॉडी ने सही से डाइजेशन नहीं किया। सर, इसका सॉल्यूशन जानने से पहले मैं आपको एक, मतलब अभी जो रिसेंट में क्या हुआ, मेरे फादर इन लॉ का ऑपरेशन हुआ, तो वो फैटी नहीं है, बाहर से दिखने में एक नॉर्मल इंसान की तरह, जैसे हाइट उतना उनका वेट है। जब ऑपरेशन हुआ ना, तो लगभग 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगा। तो हमें चिंता तो होनी थी कि बड़ा ऑपरेशन था, मेजर सर्जरी थी। तो जब डॉक्टर आए तो उन्होंने बोला, दिखने में हमें लग रहा था कि ये व्यक्ति फिट एंड फाइन है। जब
चीरा लगा तो विसरल फैट इतना था कि हमें 3 बार ग्लव्स चेंज करने पड़े, क्योंकि फिसलन इतनी हो रही थी कि हम हमें जो चीज पार्टिकल जहाँ पे कट लगाने हैं, जो पार्ट बाहर निकालना है, कर ही नहीं पा रहे थे हम, इतना ज्यादा एफर्ट लगा। तो विसरल फैट नहीं दिखता बात, क्योंकि मुझे जब आपने बात बोली ना तो मुझे याद आ गया कि ये तो मैंने अभी ताजा देखा है, मैंने 3-4 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ। सर आपने इतनी सारी बातें बताई, ऑडियंस यहाँ पर सॉल्यूशन लेने के लिए भी आती है कि भी मान ली कि मुझे IBS हो रहा है, खाना नहीं पच रहा, मेरे अंदर मल रह गया, कुपित मल अंदर रह गया, सॉल्यूशन ऐसा जो मैं रूटीन में कर पाऊँ वो मुझे बताइए। बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है कि जब तक हम अपना लाइफस्टाइल, अपना खान पीन नहीं बदलते हैं तब तक बहुत सी चीज़ें नहीं बदलती। लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि हम अपने विचारों को बदलें, हम अपनी सोच को बदलें, हम अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलें कि हम किस लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, या आप बोलोगे कि मेरी जिंदगी में कितनी टेंशन है, तुम्हें क्या पता, कैसे बदलें। तो जब आपकी जिंदगी में दुख आएगा ही आएगा, चिंताएं आएंगी ही आएंगी, तो उनसे कॉप अप करने का जो साधन है वो कौन डेवलप करेगा? वो दुख से भागना डेवलप नहीं करेगा, दुख को देखना डेवलप करेगा। और हम एक्चुअल में यही कर रहे हैं कि हम वो कन्फ्रंटेशन के मोड में जा ही नहीं रहे हैं। हम दुख से हमेशा उसको पोस्टपोन करते जा रहे हैं। जैसे मान लो हमको कोई बीमारी भी होती है ना, तो वो आने से पहले हमें 50 बार सिम्टम देती है, वो हमें सिग्नल देती है। जैसे फटीग अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आपको रोज फटीग हो रहा है तो ये सिंबल है कि आपके अंदर ये कुपित मल बहुत ज्यादा इकट्ठा हुआ है। फटीग को समझाइए। थकान, आप रोज सुबह उठते हो, 10 घंटे की नींद लेके उठे, फिर भी लगता है कि यार 2 घंटे और सो लूं। क्यों? शरीर थका हुआ क्यों है? क्योंकि वो बैक्टीरिया जो H. पायलोरी है वो अपना काम कर रहा है, क्योंकि शरीर ने जो अंदर कुपित, जो न्यूट्रिशन प्रॉपर सब चीजें थी वो नहीं हो पाई। तो एक्चुअल में सबसे पहले तो लाइफस्टाइल बदलना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम अपने विचारों को बदलें, हम अपनी सोच को बदलें। और डायरेक्टली ये हमारे लिए बदलना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। मैं आपको या किसी भी इंसान को कितना ही अरे नहीं यार ये तो तुम ऐसे नहीं, मोटिवेट हो जाओ, बिल्कुल भाग मिल्खा भाग, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। वो कहेगा हटा सावन की घटा, तुझे क्या पता मेरे साथ जीवन में क्या हो रखा है, माइक पे बैठ के बोलना बड़ा आसान है। नहीं पॉसिबल हो सकता। तो ये कमांड किसको देनी पड़ेगी? ये कमांड देनी पड़ेगी अपनी सांसों को। कि आपके पूरे शरीर का बैलेंस, आपके प्राण का, आपकी ऊर्जा का, आपकी एनर्जीज का, आपके ईथर तत्वों का बैलेंस बनाएगी आपकी श्वास। एकमात्र ऐसी चीज जो कि एटर्नल है, एकमात्र ऐसी चीज जो आपके, जिसकी वजह से आपका जन्म है, जिसकी वजह से आपकी मृत्यु है, एकमात्र ऐसी चीज जो आपके अंदर पूरे प्राण को प्रवाहित कर रही है। इसको कमांड दो 5 मिनट के लिए। रोज 5 मिनट से शुरुआत करनी है कि मैं रोज बैठूंगा और मैं अपनी सांसों को गहरा और लंबा करूंगा। पहले ये ऑकल्ट लगता था कि सांसों को ठीक करूंगा, बीमारी ठीक हो जाएगी, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, डिप्रेशन चला। ये क्या हो गया? ये ऑकल्ट था, ये सूडो साइंस थी। लेकिन आज जब मेडिकल साइंस ने ये बताया, ये जाना कि हमारी बॉडी में 2 सिस्टम्स हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन आप अपने पैरासिम्पैथेटिक मोड को अगर ऑन कर लेते हो तो आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड एक्टिवेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक को हम लोग बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट एंड हीलिंग मोड। आप जब भी फाइट एंड फ्लाइट में हो, हीलिंग एक्टिवेट नहीं है, उसको बोलते हैं हम सर्वाइवल मोड। सर्वाइवल मतलब फाइट एंड फ्लाइट, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हीलिंग मतलब रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी नाभि के नीचे का केंद्र है। हाँ ठीक है। सिंपैथेटिक हमारा ऊपर का केंद्र है। तो नाभि के नीचे के केंद्र को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मान लो मुझे जमीन में ड्रिल करनी है, खड्डा करना, नीचे जाना है 2 फीट नीचे, क्या करना पड़ेगा? मुझे गहरा उतरना पड़ेगा, नीचे तक जाना पड़ेगा। और नीचे तक जाने के लिए वो हथियार, वो औजार जो उसको ट्रिगर करे, वो मेरे पास टूल होना चाहिए। तो ये प्राण वायु जो है ये टूल है। ये नाभि के नीचे का केंद्र वो गहराई है। ये जो प्राण वायु है इसको नाभि के नीचे के केंद्र में लेकर के जाइए। आप देखेंगे 5 मिनट की गहरी सांसों के बाद आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब अगर आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो आप ऑटोमेटिकली, ये तो मेडिकल साइंस प्रूव कर रहा है कि आप ऑटोमेटिकली हाई बीटा से लो बीटा में आ जाओगे, या कई लोग अल्फा में भी चले जाते हैं। ठीक है, ट्रू। इसका मतलब हुआ कि ब्रेन वेव्स हमारी डाउन हो रही है, यानी कि सॉर्टेड हो रही हैं। इसके पीछे कारण जानते हैं क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि जो हमारा दिमाग, अब ब्रेन वेव्स हाई क्यों थी, हाई बीटा में क्यों थी, एजिटेशन में, फाइट एंड फ्लाइट में क्यों थी? थॉट्स के कारण।
अब अगर मैं अपनी सांसों को गहरा करता हूं तो मैंने जो मेरा दिमाग विचारों में लगा हुआ था उसको मैंने सांसों पर लगा दिया, क्योंकि गहरी अपने आप नहीं होगी, मुझे कमांड लेकर के, ऑटो पायलट से कमांड लेके मैनुअल मोड में अपने शरीर को डाल के गहरा करना पड़ेगा। तो या तो मेरा शरीर विचार ले सकता है या मेरा शरीर गहरी सांस ले सकता है। तो मैंने इसको क्या आज्ञा दी? गहरी सांस लेने की। जब गहरी सांस लेने की आज्ञा दी तो इसने विचारों को रोक दिया, विचारों को रोक दिया। तो मैं हाई बीटा से लो बीटा पे आ गया और धीरे धीरे अल्फा पे आ गया। अगर मैं अल्फा पे आ गया हूं तो क्या आज मॉडर्न मेडिकल साइंस भी ये बात नहीं बोल रही है कि आपकी बॉडी को हीलिंग के लिए बीटा चाहिए ही नहीं? हम रहते हैं बीटा पे। क्यों? क्योंकि न्यूरोसाइंस ये बोलती है व्हेन योर ब्रेन वेव्स गो अप योर बॉडीज फ्रीक्वेंसी विल गो डाउन। क्योंकि वो जो लाइट का सोर्स है, जो 1000 वॉट मुझे इन्वर्टर बैटरी जो मुझे दे रही थी, मैंने तो वो सारी ऊर्जा खर्च कर रखी है विचारों पे कर रखी है। मैं जैसे ही उसको बंद करता हूं वो कहती है अब मैं शरीर के लिए उपलब्ध हूं। इसीलिए आप देखोगे 5 लोग बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, उन 5 में से 3 के विचार बहुत ज्यादा चल रहे हैं, वो अल्फा को टच नहीं कर पाएंगे। और वही जिनके विचार शांत हुए वो अल्फा को टच करेंगे और उनकी बॉडी में हीलिंग स्टार्ट। हीलिंग कब कर? बॉडी के पास मैकेनिज्म है, आपके पास सिपाही हैं, आपके पास हथियार है पूरी बॉडी के पास, लेकिन वो हथियार कहां चल रहे हैं? अपने आप को ही मारने पर, यानी विचारों के ऊपर। तो जब आप गहरी सांस लेना शुरू करते हो, आपने कंट्रोल अपने हाथ में लिया, अल्फा ट्रिगर किया, और जैसे ही अल्फा ट्रिगर किया आपकी बॉडी एक केमिकल रिलीज करती है, इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ओके। क्योंकि जैसे ही आप मेडिटेटिव स्टेट में जाते हो ना, जहां विचार नहीं है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए ट्रिगर होता है। एंड इम्यूनोग्लोबुलिन ए इज योर बॉडीज प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म। इट कैन किल एनी बैक्टीरिया, एनी वायरस, एनी जो ग्रोथ सेल्स होते हैं जो अनवांटेडली म्यूटेट हो रहे होते हैं, जिसको हम बीमारी का नाम भी दे देते हैं, कुछ भी उसको किल करना है, ऑटो इम्यून डिजीज को खत्म करना है, आपको वायरस बैक्टीरिया पैथोजन को मारना है, यू नीड इम्यूनोग्लोबुलिन ए। और इम्यूनोग्लोबुलिन ए कैसे रिलीज होता है? जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हो, व्हेन योर बॉडी इज इन अल्फा। इसीलिए डॉक्टर बोलता है कि रात को कोई बीमारी होती है ना, बोलता है नींद अच्छी लेने दो, ताकि वो अपने आप को हील कर पाए। नींद इज नॉट ओनली नींद, वो बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म है। और वो लोग जो नींद से पहले भी स्ट्रेस में, विचारों में, चिंता में, तनाव में बकबक करते रहते हैं, वो हीलिंग में भी डीप स्लीप को ट्रिगर नहीं कर पाते, जिसलिए नींद में भी डीप स्लीप को ट्रिगर नहीं कर पाते, जिस वजह से नींद उनकी हीलिंग की जगह और डिसरप्शन का कारण बन जाती है। और इस सांसों को जो लेना है वो सिंपल, मतलब आंखें बंद करनी है और लंबी गहरी सांस लेनी है। आंखें बंद करनी है, एक प्रण ये करना है कि धीरे धीरे मेरा पूरा ध्यान सांसों पर आएगा। इसको पीछे से कनेक्ट करता हूं वापस से दोबारा, कि जब मैं अपनी सेंसेस को धीरे धीरे शट डाउन करने लगता हूं तो मेरी एनर्जी मेरी 6 सेंस के लिए अवेलेबल होती है, मेरी एनर्जी मेरे शरीर के लिए अवेलेबल होती है। तो जैसे मैंने आंखें बंद की, अब मेरी ऊर्जा देखने की एक बल्ब बंद कर दिया, फिर मैंने स्मेल करना बंद किया, फिर मैंने सुनना बंद किया, फिर मैंने बोलना बंद किया। तो मैंने जब पूरी एनर्जी को, फिर मैंने स्पर्श करना, कि बॉडी बिल्कुल स्टिल है, रिलैक्स है, ये सब मैंने जैसे जैसे धीरे धीरे सेंसेस बंद की, अब मेरी पूरी एनर्जी मेरी बॉडी के लिए अवेलेबल धीरे धीरे होती गई। तो सिर्फ आराम से बैठना है, गहरी लंबी सांसें लेनी है, सांसें शांत हो, आवाज ना आए सांसों की, दूसरे को नहीं आपको भी ना आए, इतनी शांत सांस हो, लेकिन गहरी जाए, नाभि के नीचे जाए, पूरा पेट फूले, पेट का एरिया फूले। ये हमारे जीवन का उद्गम है, आपकी मां का दिया हुआ आशीर्वाद है, यहीं से मां ने जीवन दिया था, अम्बिलिकल कॉर्ड से नाभि के थ्रू जुड़े हुए थे हम, वहीं से सब कुछ ट्रांसफर हुआ है, और इसी केंद्र को हमने रोज स्टिमुलेट करना बंद कर दिया। फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट होने के कारण, सिंपैथेटिक मोड एक्टिवेट होने के कारण हम नाभि से ऊपर ही जी रहे हैं, सांसें भी यहां से ले रहे हैं। तो सांस गहरी होगी, विज्ञान है, लेकिन क्योंकि फ्री में मिल रहा है ना, तो ऐसा लगता है कि ये काम नहीं करेगा। यही कोई डॉक्टर कोई दवाई दे, मतलब 5-7-10 हजार का बिल आए तो लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन लगता है ये अच्छा ऐसे कैसे। तो ये थोड़ी सी विडंबना है सिर्फ। लेकिन आप ये देखो, यहां पर भी आपको बहुत लोग मिलेंगे इस पॉडकास्ट के नीचे कमेंट करने वाले, जो ये बताएंगे, जिन्होंने लगातार कई बार मुझे या किसी और को भी सुना होगा, बताएंगे कि हमने जिस दिन से डीप ब्रीदिंग शुरू किया है, हमारे जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आया है। बिल्कुल सही है सर। ये मुझे लगता है कि जब डीप ब्रीदिंग करते हो आप, जो कि मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, और आपके भी मैं वर्कशॉप में आया था, उसके अंदर तो बहुत सारी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस आप करवाते हैं, तो आप धीरे धीरे शांत होने लगते हो। शायद वही स्टेट है जब आप पीक परफॉर्मेंस पे जाते हो।
क्योंकि जब आप शांत हो तो आपके सारा मैकेनिज्म चला जाएगा, आपके ग्रोथ जो हार्मोन्स हैं उस पर पूरा फोकस ले जाएगा, तो और आप फाइट एंड फ्लाइट के मोड से बाहर आ जाएंगे। मैं तो उसको बहुत रेलेवेंट तरीके से कई बार बात करता हूँ सर, जो जैसे पाकिस्तान है, नाम तो नहीं लेना चाहता लेकिन आ जाता है, क्या करें। अब उसका सारा पैसा कहाँ लग रहा है, वो अपने डिफेंस पे लगाने की कोशिश करता है जैसा भी है, तो अंदर तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा, तो अंदर और हालात खराब हो रहे हैं। तो क्या हुआ, उसने बाहर जैसे कॉर्टिसोल निकला तो मेरा बॉडी का बाहर का स्ट्रक्चर फाइट एंड फ्लाइट पे सारा एनर्जी लग गई, अंदर डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, अंदर से मैं खत्म हो गया। तो जो उस कंट्री के साथ हो रहा है, सारा पैसा बाहर लगा रहा है, अंदर से वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। राइट? बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल, बहुत बढ़िया। सर, प्लेसिबो इफेक्ट पे बहुत बात होती है। लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ एक मानसिक अवस्था है, आप एक्चुअल में ठीक नहीं होते हो, सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट है। मतलब कुछ लोग इसको नेगेटिवली बात करते हैं कि एक्चुअल में है नहीं है। एनर्जी हीलिंग, प्लेसिबो, क्या दोनों चीज सेम है? और आपका क्या टेक है, आप क्या मानते हैं इसके ऊपर? देखिए, एनर्जी हीलिंग और प्लेसिबो दोनों अलग अलग चीजें हैं। Okay. प्लेसिबो जो है ये एक हमारी विचारधारा है, हमारा एक बिलीफ है। प्लेसिबो क्या देता है? प्लेसिबो और नोसिबो दोनों को देखते हैं। प्लेसिबो का मतलब है कि आपने मान लिया किसी चीज को कि ये दवाई लेने से मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आपका बिलीफ आपको ठीक करने लगता है। Okay. नोसिबो का मतलब मुझे लगता है कि मैं तो बीमार होके ही रहूंगा, मुझे ठीक नहीं हो सकता, मैं नहीं बच सकता, तो आपका बिलीफ आपको वो चीज करने लगता है। और अगर मैं आज मॉडर्न साइंस की बात करूं तो इकलौती ऐसी चीज जिसको ऑकल्ट कैटेगरी में रखा जाता था, इकलौती ऐसी चीज है जिसको आज मेडिकल साइंस भी वैलिडेट कर रहा है। वो बोल रहा है प्लेसिबो इज रियल, क्योंकि जो प्लेसिबो का एक्सपेरिमेंट है ये ऑकल्ट वाले नहीं कर रहे हैं, ये मेडिकल साइंस ही कर रहा है। टर्म ही मेडिकल से आई है, ये तो टर्म ही उन्होंने दी है, टर्म ही मेडिकल साइंस की है। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमारे पास ऐसे एविडेंसेस हैं कि बहुत से लोगों की सर्जरीज की गई, मतलब उनको ये बोला गया कि आपको ये किया गया, आपको ठीक किया गया, आपको इंजेक्शन दिया गया, और उनमें इंपैक्ट दिखे। क्यों दिखे? क्योंकि उन्होंने मान लिया कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मुझे दुनिया की बेस्ट दवाई मिल चुकी है, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर ने, मतलब सर्जरी के इतने एग्जांपल्स हैं प्लेसिबो में कि किसी के नी रिप्लेसमेंट होना था तो उसको कट किया गया, और कट करने के बाद उसको ऐसे ही बंद कर दिया गया और उसको बोला गया कि तेरा नी रिप्लेसमेंट कर दिया है, जबकि सिर्फ कट लगाया था। और वो थोड़े दिनों के बाद देखा कि उसका लिगामेंट्स अपने आप ऑटोमेटिकली उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, जो फ्लूइड था वो अपने आप बनने लग गया, बॉडी ने अपने आप वो करना। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया कि मेरे साथ ये हो चुका है, मैं तो बिल्कुल ठीक हो चुका हूं। लेकिन उसको प्रूफ मिला, मतलब उसको एक रेफरेंस प्रूफ मिल गया कि हाँ मेरे साथ हुआ है ऐसा। तो प्लेसिबो में भी तो हम उनको मीठी गोली देते हैं दवाई बोल के, ओके, कि आप ये दवाई ले लो, ये दुनिया, प्लेसिबो यहीं से तो शुरू हुआ। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर में इसका उपयोग किया गया कि कुछ लोगों को जो है ऐसे सर्जरीज की गई, उनको दवाई देके ये बोला गया, और धीरे धीरे लगा कि ये तो बिल्कुल रियल है। तो प्लेसिबो इज अ रियल थिंग। आज मेडिकल साइंस इसको प्रूव कर रहा है। और कई बार आपने बड़े छोटे स्तर पर यह विश्वास किया होगा, ये देखा होगा कि फला डॉक्टर के पास जाओ, उसकी दवाई लग जाती है। हाँ, बोलते हैं अपने ना आम भाषा में बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, स्पेशली बच्चों के कि मेरे बच्चे को तो उसकी दवाई लगती है। भैया आप देखो, वो पैरासीटामोल की जगह क्या लिखेगा? मतलब यूएस में होगा तो एसेटामिनोफेन लिखेगा, आइबुप्रोफेन लिखेगा, वो क्या लिखेगा? दवाई तो वही दे रहा है, लेकिन आपका बिलीफ आपकी और आपके बच्चे की एनर्जीज को चेंज कर देता है कि अब ये दवाई, अब बिल्कुल ठीक। अरे एनर्जीज चेंज होती हैं तो मंदिर हो जाता है। वाह, क्या बात नहीं है। तो वहां क्या है? क्या भगवान उस मंदिर में आके बैठे हुए हैं? वाक्य एनर्जी, आपका बिलीफ बदला कि यहां आप मंदिर में जाके नहीं सोचते हो कि कोई ठगी मार लूं, कोई यहां से पैसे उठा लूं, कोई मर्डर कर दूं, कोई, आपका बिलीफ वहां कुछ और होता है, इसलिए वहां एनर्जीज प्योर एंड पाइस हो जाती हैं। वो एनर्जीज भगवान हो गई, वो एनर्जीज रोल प्ले कर रही हैं, इसलिए आप वहां पर जाकर आपको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है आपको। जब हम गुरुद्वारे जाते हैं, वहां का जो प्रसाद खाते हैं तो प्लेसिबो ही होगा कि इस प्रसाद से लोगों का पेट भरेगा, मन भरेगा, अच्छा लगेगा। हम अपने भाव से किसी भी चीज को बदल सकते हैं, ये भी प्लेसिबो है। हर चीज, दुनिया हर चीज प्लेसिबो है। अब हम उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, दुनिया में कोई भी नाम दे। अगर मान लो वाकई मैं ये बात बोलूं कि मेरे कहने पे भगवान मेरे लिए कुछ कर दे, या मैंने अब हमारे यहां पे तो देखो ना, डराया जाता है कि ये वाला व्रत ऐसे नहीं करोगे तो भगवान मार देगा, तुम्हारे पति को मार, तुम्हारा इसको, क्या ये वाकई भगवान है? बड़ा ईगोसेंट्रिक इंसान हुआ यार, कि मेरी पूजा करोगे तो ये, मतलब ईगोसेंट्रिक नहीं हुआ क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा डर,
एक्चुअल में हम जिस भगवान जरूर हैं, मैं ये विश्वास से कहता हूं, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा सुप्रीम बीइंग, कोई ऐसी ताकत जरूर है, लेकिन वो ताकत भी आपके अपने इंटरनल स्टेट के साथ रेजोनेट करती है। अगर आप अच्छे भाव में हैं, आप विश्वास के भाव में हैं, तो विश्वास की एनर्जीज उस ताकत से आती हैं। अगर आप डर के भाव में हैं, तो डर की एनर्जीज उस भाव से आती हैं। तो इसलिए प्लेसिबो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रियल थिंग, एक्चुअल में काम कर रही है लोगों की जिंदगी। क्योंकि मैं तो अपने इवेंट्स में लोगों को देखता हूं ना, कई बार हमारे पास लोग आते हैं कि सर हम आपके इवेंट में आएंगे तो मेरे को ये दिक्कत है, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? मैं कहता हूं नहीं, बिल्कुल मत आना। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि सर मुझे लगता है मैं यहाँ आ गया हूं, अब मैं ठीक हो ही जाऊंगा। तो मैं मजाक में कई बार बोलता हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहे हो आपका अपना बिलीफ ही कर रहा है। क्योंकि बिलीफ के कारण जो चीजें मैं इवेंट में करवा रहा हूं, उनको आप सरेंडर होके एक्सेप्ट करते हो। जैसे इस वीडियो को बहुत से लोग देख रहे होंगे जिनका इन सब चीजों पे बिलीफ नहीं है। तो अब सबसे पहले दिक्कत उनके साथ क्या हुई कि उन्होंने एक्सेप्टेंस बंद कर दी। शायद मेरी बात में 1% सच्चाई हो सकती थी, उसको भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहले ही दरवाजे बंद कर दिए। मेरी बात दिमाग में जाएगी ही नहीं। लेकिन वहीं कोई व्यक्ति एक कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट बिलीफ के साथ सुन रहा है, तो मेरी बात जाएगी ना, काम करेगी। तो इवेंट में तो हम लाइव देखते हैं नो दाय सेल्फ में कि लोग आते हैं, सरेंडर्ड होते हैं। जो व्यक्ति सरेंडर्ड है वो पूरी प्रक्रिया को ऐसे ही करेगा जैसे वो स्वयं परमात्मा हो गया है, जैसे वो स्वयं दिव्यता को उपलब्ध हो गया है। और जब वो उस विश्वास के साथ उस प्रक्रिया को पूरे दिल से अंजाम देता है, तो बदलाव कैसे नहीं आएंगे? क्योंकि बदलाव देने के काम भगवान का नहीं है, बदलाव देने का काम आपके अंदर बैठे भगवान का है। और वो तब एक्टिवेट होता है जब आप स्वीकार करते हो, सरेंडर करते हो। प्लेसिबो एक्चुअल में रियल में काम करता है, कोई ऑकल्ट या सूडो नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे तो बहुत से लोगों के लिए जो प्लेसिबो को नहीं मान रहे, उनके लिए नोसिबो भी काम कर रहा है। मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैं बीमारी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता भैया, तुम्हारी बात से मैं ठीक नहीं हो सकता। ये भी आप अपने आप को नोसिबो दे रहे हो कि मैं ठीक नहीं हो सकता। ये भी तो एक विश्वास ही है। ये तो विश्वास ही है। तो ये जैसे थियस्ट है और एथियस्ट है। थियस्ट कह रहा है भगवान है, एथियस्ट कह रहा है भगवान नहीं है। एक्चुअल में दोनों ही एक बिलीफ के साथ हैं, दोनों ही एक सेम लेवल पर हैं। इन दोनों से अलग एक रास्ता निकलता है, क्योंकि एक ने मान लिया कि भगवान है, दूसरे ने मान लिया कि भगवान नहीं है। तीसरा एक रास्ता निकलता है जो कहता है मैं ना तुमको मानता हूं ना तुमको मानता हूं, मैं जानूंगा, खुद एक्सप्लोर करूंगा कि है या नहीं है, मानूंगा नहीं। वो फिर जानने की जर्नी पर निकलता है, और जो जानने की जर्नी पर निकलता है वो हो पाता है, वो खुद हो पाता है। ट्रू। एक्चुअली में जैसे आपको आइडिया है, मैं फिंगरप्रिंट साइंस के अंदर हूँ, तो जब हम लोग बात करते हैं ना, कई बार जैसे अपने रेकी की बात करी, तो हम ये देखते हैं कि किसी का अगर राइट टेम्पोरल लोब हाई है और बाई चांस उसका फ्रंटल कॉर्टेक्स डाउन है, तो मुझसे अगर करियर पूछते हैं तो मैं मना कर देता हूँ, रेकी मत करना आप। क्यों? क्योंकि आप लॉजिकली वो सारी चीजें अपने आप पर ले लोगे और आप इतना ज्यादा सिंपैथेटिक एम्पैथेटिक हो जाओगे, उस सामने वाले का दुख अपना बना लोगे, तो आप खुद को फिर नुकसान पहुंचाओगे। ऐसे ही मैंने खुद देखा है, बहुत से लोग जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इन सब प्रोफेशंस में, वो दूसरे का फायदा करने से ज्यादा अपना नुकसान कर लेते हैं। ऐसे बिल्कुल सही कह रहे हो सर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका फ्रंटल कॉर्टेक्स उनको मिला नहीं है। हम बस कोशिश ये करते हैं उनको पहले बता दें। इवन जो आपने बात बोली कि प्लेसिबो या नोसिबो है, ये रिजिडिटी का एक पार्ट है। तो जैसे हम देखते हैं चक्र होते हैं, वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, हमारे भृगु संहिता में चक्र बोला जाता है। एक्चुअली पर्पस पहले यही हुआ करता था भी किसको कैसे मनाना है, किसको कैसे बताना है। तो टूल अगर आपके पास है तो प्लेसिबो काम करेगा, ऐसा ही तो है। तो हम टूल लेके बैठते हैं कि तेरा फिंगरप्रिंट ये बोल रहा है। तो अगर वर्ल्ड्स मिलते हैं तो हमें पता लग जाता है रिजिडिटी बहुत हाई जाने वाली, एक्सेप्टेंस नहीं आने वाली। तो ये लर्निंग बाय डूइंग वाला है। अगर वही उसके शंख यानी कि जिसको लूप बोलते हैं वो अगर आ जाए, तो वो एनवायरमेंट से ही ठीक हो जाएगा, अपने आप आके सरेंडर हो जाएगा। एनवायरमेंट से बाहर आते ही वापस उसके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि आप इतने सारे लोगों को हील करते हैं, मदद करते हैं, तो वो जब ग्रुप में होते हैं ना बहुत हाई लेवल पे होते हैं, जैसे ग्रुप से बाहर निकलते हैं एकदम डाउन हो जाते हैं। तो खाली प्लेसिबो नहीं है, उनका खुद का ब्रेन का स्ट्रक्चर भी है जो रिजिडिटी के साथ पैदा हुए हैं या फिर अफेक्टिव लर्नर के हिसाब से पैदा हुए हैं, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल ठीक है सर। हम बात कर रहे हैं कि हर डिजीज के पीछे इमोशंस का रोल है, यानी कि थॉट्स का रोल है। तो अभी आपने मुझे बहुत सारी चीजें बताई, मैं चाहूंगा आप मुझे कुछ रिसर्चेस बताओ इसके ऊपर, क्योंकि हमारी जो जनता है ना वेस्टर्न को मानती है ज्यादा, कि वेस्टर्न से अगर वो प्रूफ होके आई है तो जल्दी मान लेंगे। तो टूल की बात हो रही, तो कुछ अगर रिसर्चेस जिससे पता लगे कि हाँ भी, क्योंकि नया टर्म आया एपिजेनेटिक्स, कि मैं अपने डीएनए को भी चेंज कर सकता हूँ, वो है क्या? वो सारा थॉट प्रोसेस पे बना हुआ है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप
हमारी जो बीमारियां हैं मेंटल लेवल की, फिजिकल लेवल की, बीपी, डायबिटिक, कैंसर, इन सब चीज़ों की जब बात करते हैं थॉट्स से, तो उसके क्या एविडेंस है मेडिकल में, वो आप प्लीज शेयर कीजिए। जी ज़रूर। आप देखो कि एक व्यक्ति, मान लो आज उसको कोई चैलेंज है, कोई दिक्कत है, किसी तरह की कोई बीमारी है, क्या आज से 10 साल पहले देखा जाए तो वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं था? क्या वो बिल्कुल ठीक नहीं था? तो क्या जब वो ठीक था तो वो कौन सी दवाई खा रहा था? कुछ भी नहीं खा रहा था। मतलब स्वस्थ रहने के लिए कोई दवाई नहीं खानी पड़ती। ये एग्री, सच या झूठ? बिल्कुल सच। तो अगर स्वस्थ रहने के लिए कोई दवाई नहीं खानी पड़ती तो एक्चुअल में हो क्या रहा था कि बॉडी ने उस बैलेंस को बनाया हुआ था। बॉडी कुछ वो केमिकल्स प्रोड्यूस कर रही थी, जैसे थाइमस ग्लैंड टी सेल्स प्रोड्यूस कर रहा था, आपका इम्यूनोग्लोबुलिन ए सही से प्रोड्यूस हो रहा था, आपके एनके सेल्स जिनको हम नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं वो सही से प्रोड्यूस हो रहे थे, आप डेल्टा में जा पा रहे थे, तो आपकी ग्रोथ सेल्स, ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं बॉडी उनको सही से रिलीज कर पा रही थी। एक्चुअल में जब आप स्वस्थ हैं तो हो क्या रहा है, आपकी बॉडी एक बैलेंस में है। और हम जब अस्वस्थ हो जाते हैं तो एक्चुअल में हुआ क्या कि इन्हीं में से कोई ना कोई केमिकल या कोई ना कोई हार्मोन हमारा प्रोड्यूस होना बंद हो गया। आज मेडिकल साइंस ये बात प्रूव करती है कि जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, जब आप मेडिटेशन की स्टेट में जाते हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो नेचुरल किलर सेल्स का प्रोडक्शन 200 टाइम्स बढ़ जाता है। 200 गुना तक बढ़ जाता है। और कितनी देर बढ़ जाता है। अगर इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका टाइटल था शिनरिन योकू। मैं अभी यूएस में था तो अमेजोन के जंगल बहुत, तो मौका मिला वहां पे जंगल में कुछ समय बिताने का, इंटेंशनली मैं वहां पर गया। तो वहां पर मुझे पता चला कि बहुत ऐसी ट्राइब्स हैं, हद्जा ट्राइब, तंजानिया में कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो कभी बीमारी नहीं पड़ते। आदिवासी लोग हैं, कभी बीमारी नहीं पड़ते। क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि वो नेचर, प्रकृति के साथ, पेड़ों के साथ, इन सबके साथ कनेक्टेड है। और पेड़ जो है ना, जैसे हम सर्वाइवल के लिए बहुत से केमिकल्स रिलीज करते हैं, ऐसे पेड़ ने भी बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस, इंसेक्ट्स, पता नहीं किन किन से फाइट करना है। तो वो इस फाइटिंग के चक्कर में वो एक फ्यूम रिलीज करता है। फ्यूम, ओके। मतलब पेड़ से कुछ ऐसी चीज रिलीज होती है, वो चीज को वो लोग इनटेक करते हैं, जिस कारण नेचर में रहने से उनकी बॉडी के अंदर ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए और उनका भी एनके सेल्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था उनकी बॉडी में। रिसर्चेस हैं ये, मतलब एक हद्जा ट्राइब है, कभी गूगल पे सर्च कीजिएगा, तंजानिया और अमेजोन के जंगलों में पाई जाती हैं। हमारे इधर अंडमान निकोबार में भी कुछ एक दो ऐसी ट्राइब्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में एक दो ऐसी ट्राइब्स हैं। तो उनके साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो लोग मेडिटेट कर रहे हैं, मेडिटेट करने के कारण आज न्यूरो साइंस, मेडिकल साइंस ये प्रूव करती है कि हमारी बॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन ए का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ाने लगती है, जो बॉडी रिलीज ही नहीं कर रही थी। इसका मतलब हम डिजीज में थे। अगर मैं यहां पे बात करूं साइंटिफिकली समझाने की, तो जब किसी व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, हम बोल देते हैं इसको ये बीमारी है, तो क्या जो कैंसर के सेल्स थे, क्या उस व्यक्ति में जब बीमारी नहीं थी तब भी नहीं थे? तब भी होंगे। इनफैक्ट जितने लोग इस धरती पे हैं, सबकी बॉडी में कैंसर सेल्स हैं, सबकी बॉडी में, लेकिन वो म्यूटेट नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आपका थाइमस ग्लैंड एक्टिवेटेड है, और आपका थाइमस ग्लैंड जो आपके टी सेल्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ए है, नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये लगातार उन सेल्स को, इस प्रोसेस को बोलती है मेडिकल साइंस एपोप्टोसिस, यानी सेल को पकड़ना, आइडेंटिफाई करना। वो सेल जो होता है उसकी आउटर लेयर जो मेम्ब्रेन होती है, वो एक अलग गलत प्रोटीन बना रही होती है। तो हमारे जो टी सेल्स हैं, जिनको हम टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, थाइमस ग्लैंड रिलीज करता है, ये टी लिम्फोसाइट्स उस सेल की उस आउटर लेयर का वो गलत प्रोटीन पहचान लेते हैं और उसको मार देते हैं। मुझे ना आपकी बात करते करते ना वो एक अमेजोन पे वेब सीरीज आई है फैमिली मैन, जिसमें एक दिखाया था, आई डोंट नो आपने देखी नहीं देखी, तो उसमें क्या होता है, स्लीपर सेल्स होते हैं इंडिया में, हर देश में स्लीपर सेल्स होते हैं जो कभी एक्टिवेट होंगे तब जब कुछ उन्होंने एक्ट करना होगा, नॉनसेंस करनी होगी, तो वही कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, तो हमारी जो एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो देख लेती हैं, वो फिर शूट एंड साइड कर देती हैं। तो वो सेल्स उनके स्किन के, उनके जो मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर है, उस पे उनको गलत प्रोटीन मिल जाता है। वो टी सेल भी 3 प्रकार के हैं, बड़ी गहरी साइंस है इसकी। एक टी सेल जो है मारता है, दूसरा टी सेल जो है मेमोरी को स्टोर करता है कि मैंने किसको मारा था। अच्छा, मतलब क्योंकि अगर ये दोबारा आया तो मैं इसको मार सकता हूं। क्योंकि जब हमें कोविड का या किसी तरह का वैक्सीन दिया जाता है तो क्या हमें वाकई दवाई दी जा रही है? अरे नहीं, हमें तो वही वायरस दिया जा रहा है, ताकि हमारी बॉडी डेड वायरस है या उसकी स्ट्रेंथ बड़ी कम है, ताकि हमारी बॉडी इतनी कम स्ट्रेंथ वाले से आसानी से निपट पाए। बहुत से लोग उतनी कम स्ट्रेंथ से भी नहीं निपट पाए, चले गए इंजेक्शन के बाद भी, हार्ट फेल हुए।
तभी लोग बोल रहे थे कि उसका नुकसान ज्यादा हुआ है। नुकसान, क्योंकि हमारे पास उतनी कम स्ट्रेंथ से भी निपटने की एबिलिटी नहीं थी। तो वो जो वायरस का इंजेक्शन हमें दिया जा रहा है, एक्चुअल में वो बॉडी को ये सिखाया जा रहा है कि तू इससे लड़ सकता है। अब बॉडी ने उस डेड जो पहले ही मरा हुआ था उसको मारा, लेकिन मेमोरी सेल ने स्टोर कर लिया कि मैं इसको मार सकता हूं, अगली बार आएगा तो जब तो अब क्या कोविड नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कहा ना उन्होंने, होगा, लेकिन आपकी बॉडी उसको हैंडल कर जाएगी, आपको कोई सिम्टम ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे ये बड़ा विज्ञान है टी सेल्स का। तो ये टी सेल्स का प्रोडक्शन जो हमारा थाइमस ग्लैंड बनाता है, नेचुरल किलर सेल्स, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, और उसी के साथ हमारे ग्रोथ सेल्स और एक हमारे गाबा न्यूरोट्रांसमीटर, ये एक्टिवेट हो जाते हैं जब हम गहरी मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं। तो अगर हमारे पास उस समय पर एक इंटेंशन हो, इंटेंशन कि हम इनको गाइडेड मिसाइल की तरह अपनी बॉडी के उस एरिया में गाइड करेंगे जो एरिया ठीक नहीं है, जो इंपैक्टेड है। ओके। इसीलिए कई बार हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हमें कई बार ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो हम, क्योंकि जब हम उस डीप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं और अगर हम खुद से ही वो कमांड देने लगेंगे तो हम उस डीप मेडिटेटिव स्टेट में है नहीं, क्योंकि मैं तो कॉन्शियसली एक्टिव हो गया ना। इसीलिए बहुत से लोग हिप्नोसिस में, हिप्नोथेरेपी के थ्रू, बहुत से लोग ऐसी चीजों के थ्रू, जब इंसान को एक डीप ऐसे स्टेट में लेकर जाया जाता है जहां उसकी सजेस्टेबिलिटी तो होती है लेकिन वो खुद से सजेस्टेबल नहीं होता, लेकिन जब उसको बाहर से कुछ सिग्नल्स मिलते हैं तो वो अपनी बॉडी को वो जो गाइडेड मिसाइल जब तैयार हुई हैं वो उनको एनर्जी फॉर्म में गाइड कर पाता है। मैं एक हमारे यूट्यूब चैनल पर एक गाइडेड मेडिटेशन है जो हीलिंग लाइट की मेडिटेशन है, कभी आपको समय मिले उस हीलिंग मेडिटेशन के कमेंट्स को पढ़ना। मतलब कोई पैसे नहीं लिए गए, कुछ नहीं किया गया, सिर्फ एक मेडिटेशन है जिसमें लोग ये ध्यान कर रहे हैं कि वो यूनिवर्सल एनर्जी भाव कर रहे हैं कि मेरी बॉडी के अंदर वो जो इंपैक्टेड जगह थी वो बिल्कुल, क्योंकि मैं वहां पर गाइड कर रहा हूं और वो डीप थीटा की स्टेट में चले जाते हैं, अल्फा में चले जाते हैं। तो वो देखो उसके कमेंट्स पढ़ो, लोग कितने, मतलब लाखों की तादाद में लोगों ने देखा है और उस पर कमेंट्स हैं कि मेरा ये ठीक हो गया, इससे मेरा ये ठीक हो गया, इससे मेरा ये ठीक। अरे भैया किसने किया? आपके भाव ने। क्योंकि जब वो सब मेडिटेशन में जाने से आपके वो सब हार्मोन्स जो हैं वो केमिकल्स एक्टिवेट हुए और आपने भाव के साथ उनको गाइड किया तो आपका शरीर धीरे धीरे बदलने लगता है, ठीक होने लगता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेडिकल साइंस बोलती है कि मेडिटेटिव प्रोसेस में जब आप जाते हो उसके साथ अगर आपको गाइडेड विजुअलाइजेशन मिल रहा हो तो आपकी बॉडी उस गाइडेड विजुअलाइजेशन के थ्रू उन केमिकल्स को सही से यूटिलाइज कर पाती है और आपकी बॉडी ऑप्टिमम लेवल पर फंक्शन कर पाती है। सर एक तो इस YouTube वीडियो का लिंक मैं ऑडियंस के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बढ़िया। मतलब आपके हिसाब से अगर जितनी मुझे बात समझ में आई है कि मेडिटेशन इज अ नेचुरल मेडिसिन, एम आई राइट? मेडिटेशन मतलब हम मेडिटेशन को नेचुरल मेडिसिन तब बोल सकते हैं जब हमारे पास उसको नेचुरल मेडिसिन बनाने का प्रोसेस हो, प्रॉपर गाइडेंस के साथ। क्योंकि अगर हम वैसे मेडिटेट कर रहे हैं तो एक्चुअल में हमारी बॉडी एनके सेल्स और ये सब चीज़ों और इम्यूनोग्लोबुलिन ए और मतलब जितने भी टी सेल्स हैं इनका प्रोडक्शन बढ़ाएगी, लेकिन अगर हमको उसके साथ उसकी प्रक्रिया भी पता हो कि मुझे बॉडी में अब चेंजेस को कैसे महसूस करना है तो उसका इम्पैक्ट 10 गुना ज्यादा हो जाता है। कुछ क्या हम शॉर्ट में यहाँ बता सकते हैं कैसे करते हैं या वो पूरा डिटेल प्रोसेस ही होता है? नहीं, मैं शॉर्ट में जरूर बता सकता हूं कि जब भी हम मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, उसका मेडिटेटिव स्टेट का बेसिकली मतलब क्या है कि हम सबसे पहले हाई बीटा में थे, हमने अपनी सेंसेस को बंद किया, हम लोअर बीटा में आ गए। उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सजेस्टेबिलिटी के मोड में आए जिसको हम अल्फा बोलते हैं, अल्फा इज द ब्रिज बिटवीन बीटा एंड थीटा, और थीटा वो मोड है ब्रेन की, वो लोअर वेव्स की स्टेट, वो मोड है जहां पर हमारा ब्रेन का वो पार्ट जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं वो सजेशंस लेने के लिए ओपन हो जाता है, क्योंकि लॉजिक लगाने के लिए कॉन्शियस माइंड बचा नहीं है। हम कॉन्शियस को थीटा के मोड में बाईपास कर चुके हैं। अब अगर मैं कॉन्शियस को बाईपास कर चुका हूं और मैं सजेस्टेबिलिटी के मोड में हूं, उस टाइम पर अगर मुझे कुछ सिग्नल्स मिलें कि देखो तुम्हारा शरीर नेचुरली हील हो रहा है, देखो आपकी बॉडी कंप्लीटली इन रोगों को, इन सब चीजों को, इन टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी से निकाल रही है, देखो आपके शरीर में जो गांठ थी एक्चुअल में वो बिल्कुल मेल्ट होके आपके शरीर से बाहर निकल रही है, या फिर वो बलून की तरह उड़ के आपके शरीर से बाहर। तो ये क्या हुआ? मैंने उसके मनोमय कोश को सिग्नल दिया। क्यों? क्योंकि बॉडी इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। उसको जो इमेजिनरी तौर पर मिलता है उसको लगता है कि रियल में हो रहा है।
तो जब वो उसको रियल मान के प्रैक्टिस कर रही होती है तो एक्चुअल में वो उन चीजों को शरीर से बाहर भी निकाल देती है। इसीलिए बैठ करके सिर्फ एक भाव करना, मैं एक छोटी सी आपके व्यूअर्स को एक छोटी सी मेडिटेशन बताता हूं जो इनके जीवन में कमाल कर देगी। देखना प्लीज सर। कि आपने क्या किया, आप आराम से शांत मुद्रा में बैठे, सुखासन में आराम से, या पद्मासन अगर कोई लगा सकता है तो, नहीं तो सुखासन में आराम से बैठे आप। बैठ करके आपने अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाया और आपने इनहेल, गहरी लंबी सांस लेना शुरू किया और गहरी लंबी सांस छोड़ना शुरू किया। इस प्रोसेस के साथ आपने एक काम करना, 1-2 मिनट के बाद करिए करिए करिए, बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। आपने गहरी लंबी सांस लेना शुरू किया और गहरी लंबी सांस छोड़ना शुरू किया। पूरा ध्यान सांसों पर लगाना शुरू किया, पूरा ध्यान सांसों पर। और फिर आपने ऐसा विजुलाइज किया कि जो सांस आप ले रहे हो ये एक वाइट स्मोक है, सफेद रंग का खूबसूरत बादल आपके शरीर के साथ पूरे एक एक अंग में प्रवाहित होता है जैसी आपकी सांस जो है अंदर जाती है। फिर से जब आप इनहेल करेंगे तो ऐसा महसूस करेंगे कि इसके साथ एक वाइट कलर का बहुत खूबसूरत सा स्मोक, बहुत ब्यूटीफुल बादल जो है आपके पूरे शरीर में, इनहेल के साथ पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। अब कुछ देर के बाद आप इमेजिन करेंगे कि इनहेल में वाइट स्मोक पूरा शरीर में जा रहा है और जब आप इनहेल करते हैं तो कुछ ब्लैक ब्लैक सा पूरे शरीर से बाहर निकल रहा है। इनहेल करते हैं तो वाइट पूरे शरीर में जा रहा है, शरीर को हैप्पी कर रहा है, ब्लिसफुल बना रहा है, एक एक ऑर्गन पे जा रहा है। और जब आप एक्सहेल करते हैं तो ब्लैक पूरे शरीर से बाहर निकल रहा है। अगर किसी व्यक्ति को कोई स्पेसिफिक जगह पर चैलेंज हो तो आप इमेजिन कीजिए कि सफेद जो है उस जगह पर जाकर के उसको ब्यूटिफाई कर रहा है, उसको हैप्पी कर रहा है, उसको हेल्दी कर रहा है और वहां से कुछ ब्लैक ब्लैक सा कलेक्ट करके धुआं आपके एक्सहेल के थ्रू आपकी सांसों से बाहर निकाल रहा है। वाइट इनहेल, ब्लैक एक्सहेल, वाइट इनहेल, ब्लैक एक्सहेल। और इस प्रोसेस में धीरे धीरे देखिए कि अब वो ब्लैक ब्लैक नहीं रहा, ग्रे हो गया है, क्योंकि वहां से काफी ब्लैकनेस आपने निकाल दी है। धीरे धीरे देखिए कि वो ग्रे भी नहीं रहा, और ज्यादा लाइट ग्रे हो गया है। और धीरे धीरे इस प्रोसेस के अंतिम चरण में आप देखेंगे कि वाइट ही इनहेल हो रहा है, वहां से वाइट ही एक्सहेल हो रहा है। यू आर फीलिंग पीसफुल, यू आर द मोस्ट रिलैक्स्ड पर्सन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। काम, शांत, एकदम से स्वस्थ। दिस इज अ ब्यूटिफुल प्रोसेस। एक छोटी सी प्रक्रिया जो आपके पूरे तंत्र को बदल के रख सकती है। सिर्फ एक छोटा सा प्रयास। इसमें आपका क्या खर्चा लगेगा, क्या टाइम लगेगा, क्या एनर्जी लगेगी, लेकिन अगर आप अभी भी, अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ ना, आपका बात करने का मन नहीं करेगा। मैं हो गया हूँ, एकदम शांत हो गया, क्वेश्चंस निकल के दिमाग से। और अगर अभी आप, हमारे पास अभी यहीं पे भी EEG डिवाइसेस मौजूद हैं, अगर आप अभी भी चेक करोगे तो आप देखोगे कि आपकी ब्रेन वेव्स आप देखोगे अल्फा ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है, आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आप थीटा और डेल्टा के मोड में एंटर करने वाले थे। तो व्हाट इज दिस? साइंस ही तो बोल रही है कि अगर आपकी ब्रेन वेव्स रिलैक्स हुई तो आपकी बॉडी की एनर्जीज ऊपर जाएंगी और आप हील करोगे। हमने कभी फोकस नहीं किया कि माइंड के थ्रू हीलिंग कैसे हो सकती है। दिस इज एन एग्जाम्पल कि अभी 2-3 मिनट में ही ऐसा। और अगर आपने भी ये किया हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कैसा महसूस किया। और अगर अच्छा सा, अगर 1% भी अच्छा महसूस किया हो तो इस प्रक्रिया को अपनी जिंदगी का एक पार्ट बना लो। स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, वो भी बिना किसी खर्चे के, बिना किसी मेडिसिन के। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और सच में मतलब मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा, आप तो जानते ही हैं कि कितने लोगों को करवाते भी हैं, पूरा ब्रेन शिफ्ट हो जाता है। जो एंजाइटी अगर थोड़ी बहुत भी हो रही होगी, घबराहट हो, तो वो एकदम शांत होके, और मैं उस एरिया को देख पा रहा था जहाँ मुझे इम्पैक्ट डालना था, तो मैं वो विजुलाइज कर पा रहा था, तो वो सच में ब्लैक से ग्रे होता गया। दैट्स रियली सो ब्यूटीफुल। बहुत विज्ञान भैरव तंत्र में भी इसकी बात की गई है। एक साधना है विज्ञान भैरव तंत्र में भी, जिसमें हम उस जगह पर केवल अपनी सांसों को लेकर के जाते हैं और वहीं पर ध्यान लगाते हैं और वहां से ही हम अपनी सांसों को बाहर छोड़ते हैं। इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस, क्योंकि मेडिकल साइंस भी आज बोल रही है कि वेयर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहां ध्यान जाएगा वहां पर आपकी पूरी चेतना। और इनफैक्ट मैंने कई बार ये प्रयोग किया है नागरू जी, कि मैंने, अगर मान लो मेरा हल्का सा सिर दर्द हो रहा है तो मैं बैठ जाता हूं और बैठ करके मैं ऐसा ही विजुलाइज कर, क्योंकि सांसें तो लंग्स में जाएंगी, फेफड़ों, लेकिन मैं विजुलाइज ऐसा करता हूं कि ये सांस मैंने ली, ये मेरे ब्रेन में गई, वाइट, वहां से कुछ ब्लैक लिया, सिर दर्द, नाक से बाहर, फिर मेरे ब्रेन में गई, वाइट, वहां से सब वाइट ने ब्यूटिफाई किया, रिलैक्स किया, हल्का किया, ब्लैक लिया, वापस। 5-10 मिनट के अंदर दिखता है कि यार इम्पैक्ट हो गया, 5-10 मिनट के अंदर। और अगर आप रूटीन में करोगे, इसको साध लोगे, तो बड़ी से बड़ी चीज के ऊपर काम कर सकते हो। इस पे तो मतलब बहुत अच्छी साइंस भी है ना सर, ऑब्जर्वर इफेक्ट वाली। जब पार्टिकल ही अपना फॉर्म बदल देता है,
जैसे उस पे आपने तो पढ़ा भी होगा, आपको तो आइडिया भी है कि जब हम हैं किस फॉर्मेट में, वेव फॉर्मेट में, एनर्जी फॉर्मेट में, तो लेकिन जैसे उस पे कैमरा लगाया जाता है तो अपना शेप चेंज कर लेता है वो एक पार्टिकल। मतलब उसको कैसे पता लगा? जब मैं उसको एक माइक्रो ऑब्जर्वर के साथ, जिसको क्या बोलते हैं अपने, जिससे हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो जब उसे देखा जाता है तो उसका शेप चेंज हो जाता है, उसका स्टाइल चेंज हो जाता है, ऑब्जर्वर इफेक्ट। तो आपका तरीका कितना ब्यूटीफुली, आप सिर्फ थॉट से सब कुछ चेंज कर रहे हो। एक्चुअल में ऑब्जर्वर इफेक्ट में भी एक बड़ी गहरी साइंस है। ऑब्जर्वर इफेक्ट में पार्टिकल अपने आप को बदलता नहीं है, उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। ऑब्जर्वर उसको मैटर में देखने लग जाता है। समझाइए इसको। एक बड़ी ये मतलब एक ऐसी चीज है, लोग इसका लोगों अब ऑब्जर्वर इफेक्ट के लिए थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको बोला गया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्प्लिट, ठीक है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा कि जब आप किसी पार्टिकल को थ्रो करते हो क्वांटम में, तो वो पार्टिकल एनर्जी फॉर्म में बिहेव कर रहा है, और अगर आप वहां पर एक कैमरा या एक ऑब्जर्वर लगा देते हो तो वो मैटर फॉर्म में बिहेव करने लग जाता है। एक्चुअल में वो एनर्जी फॉर्म में तब भी बिहेव कर रहा है, लेकिन वो जो कैमरा या ऑब्जर्वर है वो एनर्जी फॉर्म को पकड़ नहीं पा रहा, वो ओनली मैटर फॉर्म को पकड़ पा रहा है। इसीलिए वो 2 स्लिट या 1 स्लिट से पास होता हुआ देख रहा है, वो उसका इंटरकनेक्शन नहीं देख पा रहा, बिकॉज बॉडी डजंट हैव दैट एबिलिटी जो एनर्जी लेवल पर जाकर के देख सके। तो लोगों में ये मिथ है कि ऑब्जर्वर ने उसको क्या वो 2 की जगह 15 स्लिट से गुजरने लगा? गुजर तो 2 ही स्लिट से रहा है, लेकिन वो मैटर की तरह बिहेव करने लगा। तो मतलब एक्चुअली में लिमिटिंग पावर उस कैमरे की या उस व्यक्ति की है, उस व्यक्ति की वो चेंज नहीं हुआ, फॉर्म चेंज नहीं हुआ। फॉर्म तो वो एनर्जी ही थी, एनर्जी ही थी। गौतम बुद्ध को ध्यान में जब ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध ने बोला देखने वाला देख लिया गया। जो देख रहा है मैंने उसको देख लिया। कौन देख रहा है? क्योंकि वो जब एनर्जी लेवल पर गए तो उन्होंने देखा भाई ये शरीर तो है ही नहीं, यहां तो करोड़ों असंख्य एनर्जी के वेव्स ऐसे। वो उन्होंने देखा कि देखने वाला देख लिया गया। गहा करा कथितो सी पुनः गहम न कहासी, ओ हाउस बिल्डर यू हैव सीन। अब दोबारा आवागमन नहीं है, क्योंकि मैं शुद्ध चेतना हो गया, क्योंकि मैंने चेतना को देख लिया। लेकिन अगर मैं वहां एक कैमरा लगाऊं तो वो देखेगा कि गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं। कैमरा बदलेगा नहीं, वो ये नहीं देखेगा कि अनुराग ऋषि बैठा हुआ है। वो कैमरा क्या देखेगा? गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं। लेकिन जब एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया तो वो कह रहे हैं सब ये तो शुद्ध तो वेव्स और ये तो पार्टिकल्स, और यहां तो कुछ नहीं है। ये वही वेव्स और पार्टिकल्स हैं जो पूरे ब्रह्मांड में है। ये वेव उससे कनेक्टेड, वो उससे कनेक्टेड, सब चेतना है, सब एनर्जी है। तो वो जो ऑब्जर्वर इफेक्ट है, उसने उसके फॉर्म को नहीं बदला, उसने सिर्फ उसको मैटर फॉर्म में ही देखा, बिकॉज उसके पास मैटर फॉर्म को देखने की ही एबिलिटी है। जैसे ये लाइट है, तो ये फिर ये वाला जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ये तो फिर फेल हो गया। सर एक्सपेरिमेंट नहीं फेल हुआ, ये बड़ा मतलब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे किसी दिन पॉडकास्ट करेंगे, मैं आपको एक्सपेरिमेंट नहीं फेल हुआ। एक्सपेरिमेंट के पीछे की साइंस को समझना जरूरी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी ये लाइट चल रही है, ये जो लाइट जल रही है, ये आपके इधर भी आ रही है, मेरे पास भी आ रही है। क्या ये लाइट जल रही है? हाँ जल रही है। नहीं, ये 1 मिनट में कई बार जल और बुझ रही है। अगर एक कैमरा लिया जाए जिसके फ्रेम्स पर सेकंड को एडजस्ट किया जाए तो वो देखेगा कि लाइट जल और बुझ रही है। क्या जो आप मूवी देखते हो, क्या वो मूवी है? क्या वो एक वीडियो है? नहीं, उसके पीछे सैकड़ों फोटोग्राफ्स हैं, जिसको हम बोलते हैं FPS, फ्रेम्स पर सेकंड, कि 1 सेकंड में कितने फ्रेम्स शूट किए गए हैं। अगर 1 सेकंड में 60 फ्रेम शूट किए गए हैं तो रील, मूवी, वीडियो बड़ा स्मूथ चलेगा। अगर 1 सेकंड में 30 फ्रेम्स शूट किए गए हैं तो वो स्लो हो जाएगा। अगर 1 सेकंड में एक ही फ्रेम शूट किया गया है तो मूवी कट 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 करके एक एक फोटो दिखेगी। लेकिन अगर वो फोटो मिलियंस की तादाद में हो, इकट्ठी जोड़ी हुई हो, तो वो क्या दिखेगा? मूवी। ऐसे ही वो देखो बच्चे बनाते हैं वो कर कर, वैसे ही तो मूवी बनती है। पुराने जमाने में आप देखो वो रील ऐसे निकाल देते थे, वो क्या था उसमें, ऐसे रील खोल के देखो क्या होता था, सारी फोटोज, छोटी 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 फोटोज। हमारी गलती है, कैमरा वीडियो बना रहा है, कैमरे के पास वीडियो बनाने की कैपेसिटी नहीं है। वो फोटोज को जोड़ जोड़ के, इसको बोलते हैं फ्रेम्स पर सेकंड। 1 सेकंड में कितने फ्रेम्स कैप्चर किए? अगर 1 सेकंड में 60 फ्रेम कैप्चर किए तो मूवी इतनी ब्यूटीफुल, इतनी स्मूथ। कहीं ये मतलब एक
इसीलिए जो ऑफ कैमरा हम लोग बात कर रहे थे कि हम एक अलग लेवल से चीजों को देख रहे हैं। मतलब हम इस पे कभी चर्चा करेंगे कि अगर वो नहीं, अपना पॉडकास्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे करना बहुत जरूरी है, जो जिसकी हम ऑफ कैमरा बात कर भी रहे थे, क्योंकि जब तक सही नॉलेज सही तरीके से सही व्यक्ति के थ्रू नहीं आएगी ना, तब तक मिथ क्रिएट्स तो होंगे, और जो सही है फिर वो जब सही लोगों तक नहीं जाता तो वो तब तक गलत हो चुका होता है। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि एक बच्चा है, उस बच्चे को आज छोटा बच्चा है, बेड के ऊपर चलता है। आपने देखा कई बार बच्चे बड़ा काम, छोटे बच्चे जो टॉडलर्स हैं बड़ा काम करते हैं, वो बेड के ऊपर जब उनको वो क्रॉल करना आ जाता है ना, आपको जाके उसको पकड़ना पड़ता है। उसके पास बुद्धि नहीं है ये कि मैं ये कॉर्नर पे जाऊंगा तो गिरूंगा। छोटा बच्चा आग में हाथ डालता है, आप उसको जाकर करे नहीं भैया ये नहीं करना, आप उसको समझाते हो, बताते हो, सिखाते हो कि आग में हाथ नहीं डाल, उसके पास ये बुद्धि नहीं है, उसको नहीं पता ये चीज का। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे लिए क्या सही है ये बुद्धि मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोग आए कि सर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया, मैं इस व्यक्ति को चाहती थी, आज ये मेरा मैंने पूरा इसको अट्रैक्ट किया, ये मेरा पति बन गया और आज हमारा जूत बजता है। मेरे लिए जीवन में क्या सही है, क्या ये मेरी लिमिटेड सी बुद्धि डिसाइड कर सकती है? नॉट एट ऑल। क्या बड़ा ध्यान से समझ, मतलब लोगों के लिए एक बड़ा एक यक्ष प्रश्न है, क्या मेरी बुद्धि को ये पता है कि मेरे लिए क्या सही है? इनफैक्ट जो मेरे लिए जीवन में गलत था वही आज मुझे लगता है कि मेरे लिए सही था, क्योंकि उसने मुझे कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जब सही सही सब मिलता रहता ना, इंसान जीरो हो जाता है। तो ये बड़ा गहरा साइंस है कि जिसको मैं अट्रैक्ट करना चाह रहा हूं क्या, या जिस चीज को अट्रैक्ट करना चाह रहा हूं, या क्या सिर्फ मटेरियल वश, क्या सिर्फ इसी एक अगर मैं इसको ये बोलूं हवस वश, क्या उसी वश तो नहीं है? क्या ये मेरे लिए सही भी, मेरी ग्रोथ एक्चुअल में करेगा भी? क्या मैं चाह रहा हूं कि मेरे को 5 करोड़ मिल जाए, क्या उसके बाद मैं वाकई सेटिस्फाइड होऊंगा, या फिर मैं दवाइयां खा रहा हूंगा उसके बाद, या मैं डिप्रेशन में जा रहा हूंगा उसके बाद, या फिर मैं गाड़ी पालूं तो क्या उसके बाद फिर मैं बड़ी गाड़ी की दौड़ में नहीं निकल जाऊंगा? क्या गारंटी है? पात्रता। तो मेरे लिए सही क्या है ये मैं नहीं जान सकता। इसीलिए यार मैं इतना खूबसूरत फैन हूं मैं ये एंशिएंट इंडियन हीलिंग साइंसेस का। आप कभी अंतःकरण पढ़ो, वो बताते हैं कि हमारे पास 4 चीजें हैं, मन, बुद्धि, चेतना और अहंकार। मन हमसे वो कार्य करवाता है जिससे हम माया में बंधे रहें, बुद्धि फिर उसको सपोर्ट करती है, अहंकार उसको और फ्यूल देता है कि तुम्हें ये करना ही होगा क्योंकि वो भी माया में बांधना चाहता है। लेकिन जब तक हम चेतना के स्तर पर नहीं जाते, जहां चेतना चैतन्य हो जाए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था ना कि एक व्यक्ति जिसने मान लिया है भगवान है, उसने मान लिया भगवान नहीं है, फिर जानने की यात्रा शुरू होती है कि जाने क्या वाकई है। जब जानने की यात्रा शुरू होती है ना, तो फिर एक दिन वो ही लाइट हो जाता है। जैसे एक अंधा व्यक्ति, आचार्य रजनीश बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल देते हैं, इसके साथ समाप्त करना चाहूंगा। एक व्यक्ति है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, अब वो बोले, उसको कोई बोले कि लाइट है और वो मान ले कि हाँ लाइट है, वो मान ले ना, तो भी वो पूरा जीवन डायलेमा में ही रहेगा। अच्छा, वो मतलब प्रोसेस से नहीं गुजरा वो, क्योंकि उसने लॉजिक्स को नहीं समझा। वो रहेगा तो भ्रम में ही मानने के बाद भी। बिल्कुल। तो जिसने मान लिया भगवान है और जिसने नहीं माना भगवान है, दोनों हैं तो भ्रम में ही। जैसे उस व्यक्ति को बोल दिया कि लाइट है, मान ले, लेकिन अब उसकी अपनी आंखें खुल गई। अब उसने माना नहीं है, उसकी अपनी आंखें खुल गई, तो अब वो लाइट को देख पा रहा है। और जब वो इसी प्रोसेस पे आगे बढ़ता है तो एक दिन वो स्वयं ही लाइट हो जाता है। उसको पता चलता है देखने वाला देख लिया क्या है। तो ये बड़ी एक डिफरेंट साइंस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अगर इस पे कभी बात करने का मौका जल्दी मिला, करेंगे तो सर। इसको गहरे तलों पर आइडेंटिफाई करेंगे और ये भी देखेंगे कि वाकई क्या जो हमें पढ़ाया जा रहा है या हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया जा रहा है कि क्या वो एक मार्केटिंग गिमिक है या वाकई ये चीज साइंस का। मैं इसके बिल्कुल फेवर में हूं कि ये चीज बिल्कुल काम करती है, लेकिन इसका स्तर अलग है काम करने का, इसको समझने का, समझाने का चीज अलग है। और ये तब क्लैरिटी मिलती है जब हम अपने उपनिषदों की तरफ वापस लौटते हैं, जब हम विज्ञान भैरव तंत्र की तरफ वापस लौटते हैं, जब हम प्रण प्रतिज्ञा प्रशासन की तरफ वापस लौटते हैं, तब चीजें समझ में ज्यादा आने लगती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डीप में समझना, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम अनुराग सर को रिक्वेस्ट करेंगे ताकि इस पे हम पॉडकास्ट कर सकें। सर, इस पे ना 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आई जब आप इस पे बात कर रहे थे। जैसे शॉर्ट एनालिसिस करवाया जाता है, मैं शुरू से बोलता हूँ वो फेक है।
आप कभी भी उस स्तर पर रहकर अपना SWOT एनालिसिस नहीं कर सकते, दूसरे के लिए कर सकते हो अगर आपके पास वो पात्रता है तो वही वाली बात है, आप खुद के लिए कैसे चेक कर सकते हो कि आपके लिए क्या बेस्ट है। चलिए सर, हम अपने पॉडकास्ट के आगे चरण पे चलते हैं, क्योंकि जब एनर्जी हीलिंग पे इतनी बात हो रही है तो फिर जो मॉडर्न एलोपैथी है उसका क्या रोल रह जाता है, क्योंकि होम्योपैथी कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर को पढ़ती है, क्योंकि आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आप गुस्से में कैसे करते हैं, प्यास कितनी लगती है, क्योंकि वहां पे आपको बिहेवियरल समझते हैं वो। आयुर्वेद में भी आपका 3 स्तरों पर चेक किया जाता है कि आपका वात कैसा है, पित्त कैसा है, और आपका तीनों चीजों को चेक किया जाता है, कफ कैसा है। तो आप फ्यूचर कैसा देखते हैं इन चीजों का, क्योंकि जितना मुझे समझ में आया है होम्योपैथी और आयुर्वेदिक वाले फिर भी थोड़े से इस व्यू में है कि ये बाकी साइंसेस काम करती हैं, लेकिन जो एलोपैथी है मॉडर्न जिसको आप बोलते हैं, साइंस बोलते हैं, वो अभी तक इस चीज को लेकर एक्सेप्टेबिलिटी में नहीं है, एनर्जी हीलिंग को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या फ्यूचर देखते हैं आप, और क्या आपका टेक है इसके ऊपर? देखिए, मैं आपको आज एक चीज बताता हूं कि आप देखोगे कि आज से हजारों साल पहले भी एनर्जी हीलिंग काम करती थी, और आज से कई हजार साल बाद भी एनर्जी हीलिंग काम करेगी। लेकिन मॉडर्न एलोपैथी ने जिस तरह से इवॉल्व किया, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अगर हम देखें कि ऑब्जर्वर के आने से उसने सिर्फ मैटर को ही परसीव किया, अब उसकी सारी स्टडीज, सारी रिसर्च जो है मैटर के ऊपर ही होगी। तो एलोपैथी ने हमारे शरीर के ऊपर काम किया, जो कि गलत नहीं है। आज अगर मुझे कोई चोट लगती है तो मैं आयुर्वेद के पास नहीं जाऊंगा, मैं होम्योपैथी के पास नहीं जाऊंगा, मुझे होगा कि इसको स्टिच करो जल्दी से जल्दी। तो मुझे कौन चाहिए? मुझे एलोपैथी चाहिए। आज अगर मुझे कोई बैक्टीरियल मान लो इन्फेक्शन होता है तो मैं शायद हो सकता है प्रेफर करूं कि मुझे अगर जल्दी ठीक होना है तो मुझे एंटीबायोटिक्स की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि जिसके बारे में भी कभी बात करेंगे कि एंटीबायोटिक्स बनाने वाला खुद ये बोलता था कि मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने एंटीबायोटिक्स बनाया। कहने का मतलब ये है कि एलोपैथी हमारे लिए बहुत जरूरी है जब हम शरीर के स्तर की बात कर रहे हैं। एलोपैथी ट्रीट्स द मैटर, ठीक है। लेकिन मैं सवाल एक जनरली लोगों से पूछना चाहता हूं, या जो बुद्धिजीवी, जो पढ़े लिखे, जो समझदार लोग हैं, जिन्होंने साइंस का थोड़ा सा अध्ययन किया है, कि क्या आइंस्टीन ने यह चीज प्रूव नहीं की कि एवरीथिंग इज एनर्जी? बिल्कुल की है। क्या आज क्वांटम फिजिक्स ये बात नहीं बता रहा कि जो मैटर हमें लग रहा है, आप और मैं जिसको मैटर परसीव कर पा रहे हैं, मैं विकास नागरू बैठा देख पा रहा हूं, आप अनुराग ऋषि बैठा देख पा रहे हैं, क्या ये मैटर डीप डाउन एनर्जी नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन ये एनर्जी को देखने की एबिलिटी किसके पास है? मैटर के पास नहीं है, क्योंकि मैं मैटर टू मैटर काम कर रहा हूं, जो न्यूटोनियन साइंस थी। न्यूटोनियन साइंस मैटर टू मैटर काम करती थी, आइंस्टीन की साइंस मैटर टू एनर्जी काम कर पाई, क्वांटम फिजिक्स एनर्जी टू एनर्जी काम कर रही है। तो आज जो मॉडर्न मेडिकल साइंस काम कर रही है, ये मैटर के ऊपर काम कर रही है, विच इज वेरी एसेंशियल हमें। क्योंकि जब हम पंचकोशों की बात करते हैं, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, तो अन्नमय कोश के ऊपर काम करना भी जरूरी है। इसलिए आपने देखा, आप हमारे इवेंट्स में आए, जब हमारा इवेंट शुरू होता है तो सबसे पहले हम रिदमिक रिलीज, वो एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम जिसमें हम कूदते हैं, फांदते हैं अपने शरीर के अंदर। क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमारे अन्नमय कोश में हमारी बॉडी इज द सबकॉन्शियस माइंड, बॉडी इज द सबकॉन्शियस माइंड, उसने स्टोर किया हुआ है बहुत सी चीजों को। इस पे डिफरेंट एक पूरा पॉडकास्ट हो सकता है, इस पे इतनी चर्चा हो सकती है कि हाउ बॉडी इज द सबकॉन्शियस माइंड। उस बॉडी ने स्टोर किया हुआ है बहुत सी चीजों को, जिसको निकालना जरूरी है। अब यही केमिकली अगर देखा जाए, बायोलॉजिकली अगर देखा जाए, तो बॉडी ने ऊपर के लेवल पर बहुत से सिम्टम्स दिखाने शुरू किए, तो हम उनके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं एलोपैथी के जरिए, जो कि हमको एक टेम्परेरी या एक ऐसा रिलीफ देता है जो आज के टाइम में हमारे लिए जरूरी है। मैं कभी भी एलोपैथी को बिल्कुल सिरे से नहीं नकारता हूं। कभी भी हो सकता है मुझे जरूरत पड़े, मेरे को भी जाना पड़े। अगर मान लो किसी इंसान का एक्सीडेंट हुआ, तो आप उसको क्या उठा करके ले जाओगे कि इसको आयुर्वेदिक दवाई दी जाए? नहीं, आप कहोगे सबसे पहले इसकी सर्जरी हो, इसका इलाज हो। तो जब मैटर टू मैटर काम करने की बात आती है, जब 2 तरह की बीमारियां, 2 तरह की चीजें हैं, बड़े ध्यान से। एक है क्रॉनिक, एक है एक्यूट। ओके। एक्यूट मींस अभी के अभी हुआ, अभी के अभी निवारण चाहिए। यहां पे मैंने ब्लेड से शेव करते हुए मैंने कट लगा लिया, गहरा लग गया, दिस इज एक्यूट। कौन ट्रीट करेगा? एलोपैथी। एक है क्रॉनिक, मेरे को एक्जीमा हो रहा है, सोराइसिस हो रहा है। आज खुद मेडिकल साइंस बोल रही है कि ऑटो इम्यून डिजीज क्योरेबल नहीं है। कोई भी ऑटो इम्यून, दे आर नॉट इवन क्योरिंग डायबिटीज, विच इज ऑल्सो एन ऑटो इम्यून डिजीज। एक्जीमा, सोराइसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, कैंसर, सब ऑटो इम्यून है, कुछ भी क्योरेबल नहीं है, क्योंकि वो एक्यूट नहीं है, वो क्रॉनिक है। 15, 20 साल, 25 साल, 50 साल या 10 साल के अंदर के विचारों के मंथन के बाद वो हमारे स्किन के ऊपर आनी शुरू हुई है। 20 साल लगे कैंसर को डेवलप होने में,
उस स्टेज में आने में कि वो टी सेल्स को मानना बंद कर दे, टी सेल्स काम करना बंद कर दें। जिसकी आत्मा रोई है 10 साल लगातार, उसका थाइमस ग्लैंड एक्टिविटी बंद कर देता है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड हार्ट के साथ कनेक्टेड है। जिसका हार्ट रोया है, हृदय रोया, आत्मा रोई है, लुईस हे ने इसको अपनी बुक में लिखा है बकायदा, यू कैन हील योर लाइफ में। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में देना लोगों को पढ़ने के लिए। लिखा उन्होंने बकायदा कि जिसकी आत्मा तक रोई है वो कैंसर डेवलप कर रहा है, और 10, 20, 25, 18 साल तक वो रोती रही कि वो बाहर, जिसने उसका रेप किया था, कि वो दोबारा जेल से निकल के बाहर आएगा और फिर से मुझे रेप करे। 18 साल इस दर्द ने, इस पीड़ा ने कैंसर दिया उसको। दिस इज नॉट एक्यूट, एकदम से नहीं हो रहा है, दिस इज क्रॉनिक। कहां से आ रहा है? अंदर से। क्या कोई बाहर से रोज आप एसिड डाल रहे हो कैंसर के लिए? क्या आप एक्जिमा के लिए स्किन के ऊपर कुछ रोज एसिड डाल रहे हो, कुछ गलत डाल रहे हो, बर्गर पिज्जा डाल रहे हो स्किन के ऊपर रोज की मुझे? नहीं, दिस इज क्रॉनिक बिल्डिंग, इट इज टेकिंग ईयर्स टू डेवलप, कई साल लग रहे हैं इसमें। तो ये क्या चीज, एक है एक्यूट, एक है क्रॉनिक। एक्यूट कुछ भी है, मेडिकल साइंस, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। आपका कट लगा, आपकी सर्जरी हुई, एक्सीडेंट हुआ, बुखार हुआ, दिस इज कंप्लीटली। कुछ क्रॉनिक हो रहा है तो मेडिकल साइंस उस पर भी काम कर रही है। लेकिन मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक पेड़ है, ये पेड़ की यहां पर जड़ें हैं, ये पेड़ ऊपर से है, आपको ऊपर से कैंसर या कुछ भी पेड़ या ग्रोथ दिखा, मेडिकल साइंस ने इसको काट दिया, मैटर वो क्लियर ही कर दिया, वहां से, यहां से ऊपर से काट दिया, लेकिन ये नीचे जड़ें अभी भी थी, उस पर काम नहीं हुआ, इसलिए वो वापस रिप्रोड्यूस हो जाता है। मेडिकल साइंस मैटर पर काम करता है। तो अगर मुझे एक्यूट कुछ ट्रीट करना है, आई नीड मॉडर्न मेडिकल साइंस, एब्सोल्युटली, देयर आर नो अदर ऑप्शंस। लेकिन अगर मुझे क्रॉनिक, मुझे इंटरनल रूट कॉज पर, कि मैं जड़ें खत्म करूं, उस पर काम करना है, तो आई नीड एनर्जी हीलिंग या आयुर्वेदा या कोई और पैथी या कोई और थेरेपी। आप ये तो छुपी हुई चीज नहीं, जग जाहिर चीज है कि अगर किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो कोई दवाई नहीं है, नहीं है। लेकिन आप उसको फिजियोथेरेपी के लिए भेजते हो तो धीरे धीरे उसकी बॉडी रिकवर करने लगती है। कैसे? क्योंकि उसकी बॉडी, उसके न्यूरो पाथवेज बन, वो फिजियोथेरेपी करवाता क्या, फिजियोथेरेपी वाला वो आपकी बाजू को पकड़ता है, हाथ करो, जो बाजू काम नहीं कर रही है, लेकिन वो आपके ब्रेन को एक सिग्नल दे रहा है कि ये काम कर रही है, ताकि धीरे धीरे ब्रेन उसको रीवायर करे कि ये काम कर रही है। धीरे धीरे ब्रेन उन मोटर न्यूरॉन्स को, वो जो मोटर एक्टिविटीज हैं बॉडी की, उनको काम करना शुरू कर दे। फेक इट टिल यू मेक इट, वो ऐसे से करता रहता है। कुछ वो क्या थोड़े मार रहा है, कुछ वो तो धीरे धीरे आपकी बॉडी को, टांगे उठाओ, ऐसे करो, नीचे करो, बॉडी ऐसे करो, ऐसे क्या सिग्नल दे रहा है आपके ब्रेन को। तो इफ एनीथिंग इज एक्यूट, मैं कहता हूं कभी भी एक्सीडेंट हो जाए तो ध्यान में मत बैठ जाना जब तक बुद्ध नहीं हो जाते। आप जाओ डॉक्टर के पास, यू नीड ए डॉक्टर। जब भी कुछ कटवाना है, आपकी ग्रोथ ओवर ग्रोथ हो रखी है, आप वो, इसीलिए वो जो सर्जरीज करते हैं, कि मतलब सर्जरी करना गलत नहीं है, लेकिन सर्जरी के साथ उसके रूट कॉज पे काम करना ना काम करना गलत है। तो आपको उसके रूट को भी पकड़ना है, जो क्रॉनिकली क्या था कि मेरी स्किन पे एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, मुझे एलोपीसिया हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज। रूट कॉज क्या था? वो बाहर से नहीं आ रहा था, वो क्रॉनिकली बिल्ड हो रहा था। कहां से? केमिकल इंबैलेंस। केमिकल इंबैलेंस कौन कर रहा है? पूरे पॉडकास्ट को कनेक्ट कर देता हूं। केमिकल इंबैलेंस कहां से हो रहा है? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, जो थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स हमें दे रही हैं। तो हमें अगर इसको ठीक करना है तो काटने से ठीक नहीं होगा, थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स और एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन फिक्स एनीथिंग। वाह, एब्सोल्युटली ट्रू। अच्छा, आप जब वर्कशॉप लेते हो, जैसे नो दाई सेल्फ में भी आपके, मैं आया हूँ खुद, या बाकी आप वर्कशॉप्स लेते हो, आपने क्या देखा है कि कौन लोग हैं जो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ यार मुझे सरेंडर होना है, और किन का बिहेवियर ऐसा होता है जिनको लगता है, जिनको समय लगता है? क्या डिफरेंस देखते हो आप इनमें? गुरबाणी बड़ी खूबसूरत बात बोलती है नागरू जी की, थापिया ना जाए कीता ना होए, आपो आप निरंजन सोए। किसी के थापने से, किसी के बताने से, आपो आप निरंजन सोए। चेतना का एक स्तर है। इस चेतना के स्तर को डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस ने, डेविड हॉकिंस ने एक बुक में लिखा। उस बुक का नाम है द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड, जिसमें उन्होंने कॉन्शियसनेस का एक मैप बनाया है, 0 से लेके 1000 तक उन्होंने चेतना के अलग अलग स्तर को लिखा है। तो आपकी चेतना का जो स्तर है, वो चेतना के स्तर से ही आप ऑपरेट होगे। मान लो मेरी चेतना का स्तर 20 है,
मैं लगातार शेम में हूं, गिल्ट में हूं, मैं लगातार, तो मैं कुछ भी, कैसी भी, कुछ भी आप मेरे साथ करते रहो, मैं अब, क्योंकि मेरा एनर्जेटिक, जिसको हम वाइब्रेशन बोल रहे हैं, मेरी फ्रीक्वेंसी 20 है भैया, और आप मुझे चीज दे रहे हो 500 वाली, मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, एक्सेप्ट ही नहीं। मैं यहां पे आके हंसूंगा, खेलूंगा, लोग हमारे भी इवेंट में हंस खेल बढ़िया जाते ही, फिर क्योंकि चेतना का स्तर नहीं बदला। अब आप कहोगे चेतना का स्तर अगर बदलना हो, ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों पे, कि जो हमको जीवन में पेन मिला, अगर हमने उसको पेन ही लिया तो मेरी चेतना का स्तर कभी नहीं बदलता। अगर मैंने उस पेन को लर्निंग लिया, क्योंकि पेन आया ही इसलिए है कि ये मुझे कुछ सिखाए, ये मुझे माया से बाहर निकाले, कि ये मेरे साथ क्यों हुआ था, तो अगर मैंने उसको एज अ लर्निंग लिया तो क्योंकि मैं आया यहां पे लर्निंग लेने के लिए, तो मेरी चेतना बड़ी, अब मैं उसको इमोशनली अटैच होकर नहीं देख रहा हूं। पेन इज अ वुंड, पेन कैन कॉज डिजीजेस अगर आप उसके साथ इमोशनली अटैच हो, तभी इंपैक्ट करता है। मान लो हमारी माता जी या हमारे घर का कोई सदस्य या हमारा कोई रिलेटिव या कोई रोड पे जा रहा है, चलते चलते वो गिर गए, कितनी स्पीड से भागेंगे हम उठाने? जितनी स्पीड से भाग सकते हैं मैक्सिमम, मतलब कंट्रोलेबल नहीं होगा वो। कोई और चल रहा था, जाते जाते गिर गया, शायद ना भी जाएं, लेकिन शायद हाँ, अपना नहीं था। जब तक हम उसको इमोशनली अटैच होके देखते हैं तब तक वो अपना है। मैं मदर से, फादर से, भाई से, दोस्त, इमोशनल गिरे, भागा, इमोशनली अटैच था ना, किसी और से मैं उतना नहीं था। हो सकता है मैं जाऊं एज ह्यूमन बीइंग, लेकिन मेरे को कोई इम्पैक्ट, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, या हो सकता है कई लोग ना भी जाएं, बाइक रोके देखें, ठीक है निकल जाए आगे, होता नहीं ऐसे रोड पे आप देखो, फोटो बना रहे होते, वीडियो बना रहे होते, कोई हेल्प करने नहीं आता, निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इमोशनली अटैच नहीं थे। वहीं फोटो बनाते बनाते अरे ये तो अपना ही कोई है, वो गाड़ी रोकेगा साइड पे, क्यों? क्योंकि वो मेरा है। दुख जब तक मेरा है, कब तक मेरा है? जब तक मैं उससे इमोशनली अटैच हूं। जैसे ही मैं उससे इमोशनली डिटैच हुआ, अब वो मेरा नहीं है, और जब वो मेरा नहीं है तब मेरे को उससे दुख से पेन नहीं मिलता, मेरे को उससे लर्निंग मिलती है। इसीलिए जब आपका कोई दुख है तो सबसे बड़ा ज्ञानी मैं हूं भाई, कोई फायदा नहीं है, मोटिवेट हो, देखो लोग कैसे कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, तुम भी कमाओ, करोड़ों रुपए कमाओ, देखो तुम्हारे रिलेशनशिप्स में, देखो तुम, सबसे बड़ा ज्ञानी मैं हूं, क्योंकि तुम्हारे इमोशन के साथ मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है। अब जो तुम्हें हो रखा है मुझे हो जाए तो ज्ञानी मैं हो जाऊंगा। That's true. So true. तो मेरा, जब तक मेरे जीवन में जो दुख हैं, अगर मेरी उनसे दूरी नहीं है तब तक मैं उनसे विजडम नहीं ले सकता। और दूरी कब होती है? जब आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठता है। और आप पूछोगे इसको उठाने का एक तरीका, सिर्फ और सिर्फ एक, जो मैं जानता हूं, बाकी 50 हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, लोग बताएंगे। मैं एक स्तर जानता हूं कि आप अपने चक्रों के ऊपर काम करें, जो हम हमारे नो द सेल्फ में करते हैं, कि बहुत लोगों सुंदर, की जो प्राण, बहुत सुंदर प्रोसेस है वो। एनर्जी जो लोगों की है, जो पूरा चेतना का स्तर है, वो सिर्फ और सिर्फ मूलाधार और मणिपुर के इर्द गिर्द घूम रहा है। और ऐसा मैंने खुद वहां पर देखा है कि 95% लोग सिर्फ मूलाधार और मणिपुर, अपने लोअर 3 जिसको हम सर्वाइवल सेंटर्स बोलते हैं, सिर्फ चेतना का स्तर वही है, ऊपर उठ नहीं पाया। उसके लिए कोई इंजेक्शन काम नहीं करेगा, उसके लिए कोई सर्जरी काम नहीं करेगी, क्योंकि ये चीज जैसे एक फोन है, फोन, ये मान लो कि ये फोन है, इस फोन के अंदर एक सॉफ्टवेयर है, मुझे उस सॉफ्टवेयर को बदलना है, तो मुझे फोन को कहां से काटना पड़ेगा, इसको कहां से इंजेक्शन, इसके ऊपर कौन सा स्क्रीन गार्ड, इसके ऊपर कौन सा बैक कवर, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल, जैसे मैंने लगा ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल बैक कवर, क्या लगाने से मैं सॉफ्टवेयर बदल दूंगा? बाहर से कुछ, सॉफ्टवेयर के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। मेडिकल साइंस हार्डवेयर के ऊपर काम कर रही है, बढ़िया, जब तक हार्डवेयर के ऊपर काम करने की, स्क्रीन टूटी, स्क्रीन बदलो, स्क्रीन गार्ड नया लगाओ, बैक कवर लगाओ। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर में दिक्कत है तो सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना पड़ेगा ना। तो मुझे क्या चाहिए? हमारा सॉफ्टवेयर कहां चल रहा है? ये प्राणमय कोश में 72,000 नाड़ियां प्रवाहित हो रही हैं, 114 चक्र पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहे हैं, जिसमें से 7 मुख्य हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो हम उन चक्रों के ऊपर काम करते हैं कि एनर्जी, चेतना का स्तर मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक अपनी यात्रा तय करे, और आप देखोगे आपकी एनर्जी बढ़ने लगी। अब वो जो इवेंट में आता है, वो उसकी सजेस्टेबिलिटी 0 होती है, तुम बताते रहो मैं करता रहूंगा, लेकिन चेतना ऊपर बढ़ी तो अब वो कहता है कि हाँ
अब मैं तुमको एक्सेप्ट करता हूं, अब मैं प्लेसिबो में आता हूं, अब मैं सरेंडर करता हूं, अब मैं तो प्रश्न यही था कि हम सरेंडर कैसे मोड में जा पाएंगे। तो जब हमारी चेतना का स्तर बढ़ेगा, इसलिए मैंने थोड़ा समय लिया इसमें बताने के लिए कि वो चेतना का स्तर बढ़ाने के लिए हमको उन चक्रों के ऊपर काम करने की जरूरत है। वो स्तर जो मूलाधार में स्टक है, वो स्तर हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं तो जिंदगी बदलने लगती है। नहीं, एक्चुअली में ना जो आपने बात बताई है ना बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो बहुत पावरफुल है, लोगों को समझने के लिए बहुत हेल्प मिलेगी इससे। जब हम कोई भी एक्टिविटी ग्रुप में करते हैं, जैसे आप भी ग्रुप में एक्टिविटी कराते हैं, तो उससे कहा ही जाता है, शास्त्रों में कहते हैं जब आप यज्ञ करते हैं तो पता नहीं कितने किलोमीटर तक उसका एक प्रभाव रहता है। तो आप कैसे देखते हैं और आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है? अगर आप कोई स्टोरी भी शेयर करना चाहें तो ग्रुप मेडिटेशन या ग्रुप कोई भी क्रिया करते हैं, चाहे वो हम अपने किसी भी कोश पे काम कर रहे हैं, चाहे ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे मेडिटेशन कर रहे हैं, या चक्र ध्यान कर रहे हैं, तो ग्रुप का और जब एक इंडिविजुअल करते हैं, दोनों में क्या फर्क देखते हैं आप? बहुत शानदार चीज़ आपने पूछी है। मैं यहाँ पर ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब एक और एक ग्रुप एक्टिविटीज़ में मिलते हैं तो वो एक और एक 2 नहीं होते, 11 हो जाते हैं। इतना प्रभाव पड़ता है। और आप देखो, इसीलिए हमारे यहाँ पर 108 कुंडी यज्ञ होते थे। हम लोग बैठ करके ग्रुप में भजन करते थे, कीर्तन करते थे, ग्रुप में कव्वालियाँ, ग्रुप में सारे काम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका एक सेल एक बायो एनर्जी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और आपकी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है, हर एक सेल एक डिफरेंट बायो एनर्जी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको हम आपका आभा मंडल या आपका ऑरा बोल रहे हैं। अगर वो आभा मंडल, जैसे हम अपनी साइंसेस में भी बात करते हैं कि वो आभा मंडल 2 फुट से लेके 50 फुट तक भी जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना आपकी एनर्जीज किस लेवल पर, किस स्तर पर ऑपरेट कर रही हैं। तो अगर वो 500 लोगों का आभा मंडल एक साथ मिलता है तो वो एक और एक का 2 नहीं होता, वो एक और एक का 11 हो जाता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट, 3 लोग, कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। 3 लोग जब मिलते हैं तो वो 111 हो जाता है। 4 लोग मिलते हैं 1111 हो जाता है। इसीलिए आप देखो, एक पीछे एक मैंने बड़ी खूबसूरत चीज पढ़ी थी कि एम्स्टरडैम में एक जगह पर इतने ब्यूटीफुल लोग इकट्ठे, इतने अच्छा कुछ करने के लिए इकट्ठे हो, वहां पर वो सब हजारों लोग थे, तालियां बजा रहे थे और वहां रिक्टर स्केल के ऊपर अर्थक्वेक मेजर किया गया। मतलब ऐसा अर्थक्वेक नहीं था जो 7 या 8, लेकिन रिक्टर स्केल पे एक तालियां बजाने से मेजर किया गया, क्योंकि सब लोग एक सेम वाइब्रेशन के साथ। इसलिए यहां 108 लोग बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं कि तुम और मैं मिलेंगे तो 2 लोगों की जब एनर्जीज मिलेंगी एक साथ तो वो 111 1011 और तो जब इतने सारे लोग एक जगह पर होते हैं ना, और आप किसी ऐसे ऑरा में एंटर ही नहीं कर रहे हो, आप इधर जाते हो तो भी वही, आप इधर जाते हो तो भी वही, आप इधर जाते हो तो भी वही। और आप देखोगे कि जब ये ग्रुप एक्टिविटीज होती है, लोग ग्रुप्स में आकर के, अब जैसे हमारे इवेंट में लोग आते हैं, अभी लोनावला मतलब सैकड़ों लोग आ रहे हैं साथ में, तो मैं खुद महसूस करता हूं कि यार हॉल में कुछ ऐसा हो रखा है कि बाहर से किसी को अंदर भेज दो, वो कहिए मैं कहां आ गया, ऐसी एनर्जी होती है हॉल में। मैंने महसूस की है वो। तो जब इतने लोग एक साथ किसी एक्टिविटी को करते हैं, क्योंकि उनकी चेतना का स्तर सबका सेम है, और ये डेविड हॉकिंस ने अपनी बुक में मैप ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड में उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया है कि जब एक व्यक्ति, इसलिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि जो व्यक्ति 400 के स्तर पर पहुंच जाता है, वाइब्रेशनल लेवल को मेजर किया, 400 के स्तर पर वो अपने आसपास के हजारों लोगों को प्रभावित कर सकता है। जो व्यक्ति 700 के स्तर पर पहुंच जाता है वो लाखों लोगों को प्रभावित करता है। इसीलिए आप देखो, जब कोई बुद्ध पुरुष होता है तो उस समय में बहुत बुद्ध पुरुष हो जाते हैं। बुद्ध भी उसी काल में हुए, महावीर भी उसी काल में हुए। ट्रू। और आप देखो, बाबा नानक जब हुए, दादू हुए, कबीर हुए, एक बुद्ध पुरुष होता है, वो लाखों लोगों को उस चेतना के साथ प्रभावित कर सकता है। और यहां से 1 लाख लोगों तक की दूरी ये तय कर रहा है, यहां पर दूसरा एक और बुद्ध पुरुष हुआ, ये अब वो एक इतना बड़ा सर्कल बना इतने लोगों को प्रभावित करने का। तो जब आपकी चेतना का स्तर ऊपर है लेकिन आपके आसपास लोग ऐसे हैं जो आपको नीचे करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ऑरा उनके ऑरा से कनेक्ट करके इंपैक्टेड होता है। और वहीं जब सब आसपास ऐसा है तो वो एक ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस जो हैं इवॉल्व होती हैं। और आज तो इसको प्रूव किया जा रहा है, बहुत से ऐसे बायोकेमिकल डिवाइसेस हैं, क्रिलियन फोटोग्राफी है जो ये बताती है कि कहीं ना कहीं आपका शरीर एक लाइट को एमिट कर रहा है। साइंस भी खुद मानती है कि जो हमारी जो ऑक्सीजन है ये हमारे सेल में जाके बर्न होती है, और जब वो बर्न होती है तो इसको वहां से वो फोटॉन्स को रिलीज करती है, जिसको बहुत छोटी लाइट बोला जाता है, जो हमारे सेल में बर्निंग के प्रोसेस से रिलीज होती है। तो आज इसको मेडिकली भी देखा जा रहा है, मतलब ये ऑकल्ट नहीं है आज। तो अगर इतने सब लोग मिलकर के एक सेम वाइब्रेशन पर आकर किसी चीज को करते हैं तो अमेजिंगली काम करता है। और हमारी एक एक्टिविटी होती है हीलर रिसीवर, जहां पर एक हीलर, कुछ हीलर्स होते हैं और एक हीलिंग को रिसीव करने के लिए व्यक्ति बनता है। तो मैं
मतलब कई बार वहां पर उन एनर्जीज को अगर मेजर किया जाए ना, लोगों के शरीर कांप रहे होते हैं, लोगों की बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है, लोग ऐसे चेतना के स्तर पे पहुंच जाते हैं जहां पर वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस तक कर पाते हैं, इतना ब्लिस, इतना डिवाइन। कोई कहता है कि मैंने हनुमान जी को अनुभव किया, कोई कहता है नीम करोली बाबा को अनुभव किया, कोई कहता है महाअवतार बाबा को अनुभव। मतलब जो आपके पास विचार चल रहे थे, आप उन्हीं एनर्जीज से कनेक्ट कर जाते हो जब वो इतने सब लोगों के साथ आप उन प्रैक्टिसेस को करते हो। सो इट एक्चुअली मैटर्स। और वाकई मैंने इनको खुद अपनी साक्षात आंखों से देखा हुआ है। लोग खुद जो हमारे इवेंट्स में आते हैं महसूस कर पाते हैं कि ये वाकई ये चीज़ काम कर रही है। मैं ये वाली एनर्जी यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं बैठा हूँ तो वो जो आपका चेतना का स्तर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपका ऑरा काफ़ी स्ट्रांग है। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने खुद भी ये चीज़ें देखी हैं। लेकिन ये वही चीज़ है कि मैं आपको ये बात बताऊंगा, वो थियस्ट और एथियस्ट में कंपैरिजन आ गया कि मान लो ये है, ये माना नहीं जा सकता, ये जाना जा सकता है जब खुद की आंखें खुलें और रोशनी दिखे। इसको मैं इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखता हूँ। मैं जितने भी सारे प्रीचर्स से मिला हूँ, चाहे वो इस्कॉन के हैं, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग के हैं, चाहे सदगुरु के, चाहे ओशो से भी निकले हैं, जिन्होंने माना उनका क्विट करना भी उतना आसान है। जिन्होंने इसको लॉजिकली समझा, जिन्होंने जाना, फिर वो ताउम्र उसके साथ रहता है। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि आप देखो ना, मानने वाला भी संदेह में तो है ही, बिल्कुल है, क्योंकि उसने जाना तो है नहीं, वो तो मान चुका है, तो मानने से वो खुद भी संदेह में है। संदेह। इसी वजह से आपने देखा होगा सर कि बहुत सारे IITians, पढ़े लिखे डॉक्टर्स, वो जब किसी स्पिरिचुअल एजेंसी को ज्वाइन करते हैं तो बहुत मतलब कितना कन्वर्ट मारते हैं। पहले नॉनवेज खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, हर तरह की वो मेटरलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं, अचानक कन्वर्ट मारते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है। और क्या स्ट्रांग उनके अंदर कन्विक्शन आया होगा कि वो उतनी जिसका रोज इंडल्ज है जिस काम में, वो सब कुछ छोड़कर वो एकदम कन्वर्ट मारते हैं और फिर दोबारा उस लाइफ में कभी नहीं आते, क्योंकि उन्होंने पूरा प्रोसेस समझा, देखा, जाना, जी लिया, फिर उसके अंदर गए। और जिसने खाली एक वो भाव में माना, तो भाव चेंज होते हुए वापस आ जाएगा। जो आप बता रहे हो कि लोग वहां अच्छा महसूस करते हैं, जिसका भाव जचेतना का स्तर ऊपर नहीं है, वापस जाएगा तो वापस उसी स्तर पे आ जाएगा। बिल्कुल। तो उसको उस ग्रुप में रहना पड़ेगा। इसलिए मुझे ये ग्रुप एक्टिविटीज बहुत अच्छी लगती हैं। जब ग्रुप में होता है तो आपका लेवल अप रहता है हमेशा। आपके यहाँ आप चाहे आपको प्रोडक्टिविटी पे बात करनी हो, चाहे आपको ध्यान पे बात करनी हो, चाहे आपको मानसिक शांति पे बात करनी हो, व्हाटसोएवर। और इसी के बाद मुझे लगता है कि आपका चेतना का स्तर इतना ऊपर होता है कि आपको पता लगता है आप आए क्यों धरती पे, करना क्या है। खाली गाड़ी, घर, बंगले लेने के लिए तो आए नहीं होंगे। सो ट्रू, सो ट्रू। देखो आपने कितनी खूबसूरत अभी बात बोली है। अगर हम यहाँ से वापस पॉडकास्ट के मध्य में जाएं तो वहां पर हम बात कर रहे हैं कि फिर वो व्यक्ति जो इतने मेडिटेशंस करते थे वो बीमार कैसे हो गए, क्योंकि अब उनका जो पर्पस है, उनकी एनर्जी, उनकी चेतना उनके कंट्रोल में है। अब उनका जो पर्पस है, वो अपनी एनर्जी को इस जगह देना नहीं चाह रहे, बल्कि वो इससे बाहर की ये जो है, ये भोग लूं, निकल जाए, ये भी खत्म हो जाए, अब वो किसी और स्तर पर ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि फिर हर एक इंसान को ये छोड़ देना चाहिए कि भोग लूं या ये कर लूं। अपना जो भी आपके जो कर्म है, जो आपका प्रयास है, वो तब तक करना चाहिए जब तक आप उस स्तर पर नहीं पहुंच जाओ। तब तक आपका शरीर आपका घर है, तब तक आपके शरीर के लिए आपकी पूरी एनर्जीज अवेलेबल होनी चाहिए। शाहरुख खान एक बड़ी बढ़िया बात करते हैं कि अगर आपको फिलोसोफर बनना है तो पहले करोड़ रुपया कमाओ, फिर ज्ञान झाड़ो। फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसोफर। तो पहले आप, अगर मैं यहां से ये बात करूं तो मुझे लगता है ये गलत है। तो हमारे शरीर इज माई टेम्पल, इट्स माई होम, इट्स माई परमानेंट एड्रेस, तो मुझे इसके लिए काम जरूर करना है। लेकिन जब तक ये बात तब निकल के आएगी जब मैं इस शरीर से परे उस आध्यात्मिक यात्रा पर अगर वहां निकल जाता हूं, तो उन लोगों के लिए फिर ये शरीर इज नॉट द टूल। फिर उनको पता है ये दोबारा मिल जाएगा थोड़े समय में, अभी तो मुझे इससे पार निकलना है, अभी तो मुझे उस महापरिनिर्वाण को उपलब्ध होना है जिसके बाद ये शरीर है ही नहीं। और सर वैसे भी ये उनके लिए थोड़ा बना है, वो उन्होंने कौन सा सुट्टा लगाया या कोई गलत काम किया जिससे शरीर खराब हुआ है। उनको एक बीमारी आई, किसी भी कारण से आई नहीं, वो बताते हैं कि ये हमारा प्रारब्ध था। मैंने कभी ना कभी जीवन में ये कार्य किया था जिसकी वजह से मुझे ये भोगना था, और मैं इसको भोग करके निकाल के जाना चाहता हूँ। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर लोग इसका फायदा उठाते हैं। ठीक है, मैं तो कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा, कुछ भी गलत हरकत करूंगा, लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखूंगा, तो शरीर तो खराब होगा ही होगा। तो वो तो बेवकूफी है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है एक्चुअली। कोई नहीं है, एब्सोल्युटली। सर बहुत शानदार कन्वर्सेशन रही है, लेकिन लास्ट में मैं ऑडियंस के लिए जानना चाहूंगा, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में, कंपैरिजन है, सोशल मीडिया के माध्यम से, परिवारों में भी आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें भी हैं और नेगेटिव भी हैं। मैं अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कैसे करूं? क्या करूं मैं ऐसा डेली कि जिससे मेरी एनर्जी प्रोटेक्ट रहे और मैं बहुत जल्दी, मतलब कोई और मेरे आकर ऑरा में मेरी एनर्जी को आकर डेंट नहीं मारे? बहुत अच्छा सवाल है। मैं
इसका एक टूल लोगों को अक्सर देता हूं, लेकिन लोग इसको ना अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये पहले इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोग ये समझ जाएं कि यहां पर भी लोग अंडर एस्टिमेट करने वाले हैं। ये टूल है ग्रैटिट्यूड। अब ग्रैटिट्यूड से मेरी एनर्जीज का क्या संबंध है? जब मेरी इंटरनल एनर्जीज आभार के मोड में रहती हैं कि मैं लगातार आभार व्यक्त कर रहा हूं किसी चीज का, मैं धन्यवाद दे रहा हूं, मैं शुक्र अदा कर रहा हूं उस ऊपर वाले का, तो आप देखो जब प्रहलाद उस मोड में रहता है तो अग्नि भी उसे जला नहीं पाती है। वाह क्या खूबसूरत। स्वयं हिरण्यकश्यप अपने राक्षसों को भेजकर उसको ऊपर से गिराता है, लेकिन वो इस बिलीफ में है, बिलीफ में कि वो भगवान आएंगे और वो अपने हिसाब से देख लेंगे, मुझे देख लेंगे। नरसिंह अवतार हुए, फिर उसके बाद हमें वो सब चीजें पता हैं। तो एक्चुअल में जब आप एक ऐसी मानसिक अवस्था में रहते हो जहां पर आप इस भाव के साथ हो कि जो मिलता है उसका शुक्र अदा करूं, तो आपकी इंटरनल एनर्जीज इतनी प्योर, इतनी पाइस हो जाती हैं कि आपका वो कंपैरिजन का भाव खत्म हो जाता है। आप ये धीरे धीरे समझने लगते हो कि तुम ही मैं हूं, मैं ही तुम हूं। एक्सेप्टेंस आने लगती है, लाइफ ब्यूटीफुल होने लगती है। आप दूसरों में अपनी चुगली में अपनी एनर्जी इंटरमिंगल नहीं करते, आप लोगों को जज नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि इसको जो मिला है इसके लिए बहुत आभार होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। हमारे एक पार्टिसिपेंट GS पाजी भी कुछ दिन पहले उनके साथ एक पॉडकास्ट भी किया था, हमारे पास आए। वो बोले सर जब से मैंने अबंडेंस को प्रैक्टिस करना शुरू किया है, लाइव पॉडकास्ट में भी ये बात उन्होंने बोली है और लाइव इवेंट में आके भी बोली थी कि मैंने आपको सुना लॉ ऑफ अबंडेंस पढ़ाते हुए, और मैंने अबंडेंस जिस दिन से प्रैक्टिस करना शुरू किया है सर, मैंने अपने जीवन में 40 साल में पिछले उतना पैसा नहीं कमाया था जितना 6 महीने में कमाया। क्या है क्या प्रैक्टिस? अबंडेंस का मतलब ये है कि लोग पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि उनको लगता है वो भी ले गया, वो भी कमा गया, ये भी अंबानी ले गया, अडानी ले गया, ये ले गया, वो सब, मतलब मेरे पास ही नहीं आया। अबंडेंस का मतलब है कि इतना प्रचुर मात्रा में है कि अंबानी के पास भी हो सकता है, तुम्हारे पास भी हो सकता है, अंबानी के पास भी बढ़ सकता है, और एक नया व्यक्ति जीरो पे बैठा मार्क जुकरबर्ग, वो भी निकल सकता है और उससे आगे निकल सकता है। अबंडेंस में है, दुनिया में सब कुछ अबंडेंस में, सब कुछ। तो जब आप इसके पीछे एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है फिर, जो कि कैन होंडा बड़ा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट देते हैं, आरिगातो मनी। आरिगातो मनी, आरिगातो जापानीज में कॉन्सेप्ट है। आरिगातो का मतलब जब हम ग्रीट करते हैं किसी को, थैंक यू बोलते हैं, तो वो बड़ा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बोलते हैं अबंडेंस में। वो कहते हैं आरिगातो इन, आरिगातो आउट। यानी थैंक यू बोलना, इन जो आया उसका भी और जो गया उसका भी। यानी पैसा मेरे पास आया तो थैंक यू मनी, थैंक यू फॉर चूजिंग मी। आरिगातो आउट, पैसा गया, लोगों ने सवाल पूछा कि जो आया उसका तो धन्यवाद ठीक है, जो गया उसका कैसा धन्यवाद? तो वो बोले मनी आई तो थैंक यू फॉर चूजिंग मी, और मनी गई तो थैंक यू फॉर सर्विंग मी। आपने पैसा हॉस्पिटल में खर्च कर दिया, अगर पैसा ना होता ठीक हो पाते? सही बात। तो क्या उसका धन्यवाद करना नहीं बनता कि तुम आए तो भी शुक्रिया, लेकिन तुम मेरे पास रहे और मेरे पास से जा रहे हो तो भी तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि अगर तुम मेरे पास ना होते तो मुझे ये सर्विस कभी मिल नहीं सकती थी। और जिसके पास जा रहे हो उसकी जिंदगी में भी अबंडेंस लेके आना, जैसे मेरी जिंदगी में तुमने मुझे रोग मुक्त किया, दवाई दी, खाना दिया, बच्चों जो भी। आरिगातो इन, आरिगातो आउट। तो वो बोले इससे पहले मुझे लगता था कि सबके पास है, मेरे ही पास नहीं है। उस दिन से मैंने अबंडेंस शुरू किया कि सबके पास हो सकता है तो मेरे पास भी हो सकता है। ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, मतलब तो मेरे पास क्यों नहीं हो सकता? और उन्होंने कहा इसका सबसे बड़ा प्रमाण मैंने ये शुरू किया कि मेरे पास पैसा आया, आभार, मेरे पास से गया, आभार। नागरू जी के पास आया, आभार। पहले किसी के पास गाड़ी आती देख के लगता यार इसको मिल गई, मुझे नहीं मिली। अब कहते इसकी गाड़ी के लिए इससे ज्यादा थैंकफुल मैं हूं कि भगवान, क्या बात है, क्या गाड़ी, कमाल, ओहो, इसके पास घर, कमाल, प्रभु क्या बात है, और लोगों को दो, दुनिया को। कोई बेचारा बाइक पे जा रहा है, आप देखते हो, आपको लगता है, या कोई साइकिल पे जा रहा है या कोई पैदल जा रहा है, आप कहते हो भगवान इसको भी गाड़ी देना यार। आपने अपने लिए नहीं मांगा अबंडेंस, आप कहते हो इतना मुझे भी मिले, इसको भी मिले, इसको सबको मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। हमारे ग्रंथ ये नहीं कह रहे हैं कि मैं सुखी हूं, कह रहे हैं सब सुखी हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब निरोगी हो, सर्वे सन्तु निरामया। सब अबंडेंस का लॉ इसके पास भी उसके पास भी। बांटने वाले, गुलाब बांटने वाले के हाथों में खुशबू रह जाती है साहब। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो अगर ये बांटने का भाव हो, और ये बांटने के भाव के बाद एक चीज जन्म लेती है मेरे भाई, वो है ग्रैटिट्यूड।
शुक्र अदा वही इंसान कर सकता है जिसकी चेतना का स्तर ऊपर, और अगर चेतना का स्तर ऊपर नहीं है तो शुक्र अदा करना शुरू करो। आप देखो कैसे एनर्जीज बदलती हैं। नागरू जी का पॉडकास्ट, उसके ऊपर व्यूज आए 1 करोड़, शुक्र है परमात्मा। किसी दूसरे के लिए जो भी हो रहा है उसके लिए शुक्र करो। अपने लिए जो हो रहा है, आते हुए के लिए शुक्र, जाते हुए के लिए शुक्र। क्या बात, बहुत शानदार। ये आपकी वाइब्रेशंस को रेज करता है, और जैसे ही ये वाइब्रेशन रेज हुई, आप अपने दैनिक जीवन में देखोगे लोगों के ऊपर इंपैक्ट होना, कंपैरिजन होना, जलन होना, जज करना, ये सारे भाव खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अब आप उस शून्यता की स्थिति में हो जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः है। वो बढ़िया हो रहा है, बढ़िया, मैं कंपैरिजन करता ही नहीं, क्योंकि उसके जीवन में जो उसने किया उसको उसका फल मिल रहा है। इसको अच्छा मिला, बहुत बढ़िया, मैं जज करता ही नहीं इसको कि इसको कैसे मिल गया, क्योंकि मुझे पता है सबको देना है उसने। आभार, ग्रैटिट्यूड, एक चीज और 1000 चीजों के ऊपर इंपैक्ट। अगर यकीन ना हो, मैं नहीं कह रहा इसको मान लो, मैं कहता हूं करके देखो, जानो कि क्या ये वाकई काम करता है या नहीं। मतलब आप आभार व्यक्त करके अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, इनफैक्ट बढ़ा सकते हो। यानी कि हमारा जो पॉडकास्ट जहाँ से शुरू हुआ था वापस वहीं आ गया, क्योंकि आप आभार कर रहे हो तो यहाँ पर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो आपके जो इलेक्ट्रोकेमिकल्स हैं वो वैसे निकलेंगे जैसे होने चाहिए, तो आपकी पूरी बॉडी हील हो जाएगी। अब देखो ना विकास जी, हम ऑफ द कैमरा जो बात कर रहे थे, वो ऑडी मर्सिडीज वाली, वो सब बात हम कर रहे थे, वो सब मिलने के बाद एक्चुअल में मान लो मैं 50 लोगों से पूछूं कि तुम्हें मिलने के बाद क्या इमोशन आ रहा है, वो कहेगा ये, वो कहेगा ये, वो कहेगा ये। सब में कोई कहेगा सिक्योरिटी आ रही है, कोई कहेगा फ्रीडम आ रही है, कोई कहेगा हैप्पीनेस आ रही है, कोई कहेगा। अगर मैं 2 इमोशन पूछूं ना, तो दूसरा सबका सेम होगा, ग्रैटिट्यूड। सबका शुक्र अदा करूंगा भाई। तो अभी करना शुरू कर दें, पहले ही मान लें कि क्या शुक्र है, क्या मजा आया, क्या आराम से बैठे पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, क्या आनंद आ गया आपके साथ बात करके, क्या इंसान, क्या व्यक्ति, क्या मजेदार, क्या बात, क्या लोग देखने वाले, क्या कॉमेंट, क्या हर चीज का आभार। उसका भी आभार जो गाली लिखता है, उसका भी आभार, क्योंकि वो भी संसार में होना जरूरी है बैलेंस बनाने के लिए। हाँ, वहां से लर्निंग मिल जाएगी। हाँ, क्या नहीं करना सब चीज का आभार सर। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर इंसान पहुंचे तो वो अपनी चेतना के स्तर को बदल सकता है, अपनी एनर्जीज को बदल सकता है, और जीवन में कुछ भी बदल सकता है। बहुत शानदार, बहुत गजब। मुझे पर्सनली जब भी मैं मिलता हूँ आपसे, ऑफ कैमरा भी कई बार मुलाकात होती है, पर्सनली बहुत अच्छा लगता है मिलके। खुद की मैं मानता भी हूँ, जिससे मिल लोगे वैसे आप हो जाओगे, तो मैं वैसा ही होना चाहता हूँ। तो इसलिए मेरा वो एक पर्सनल, आप कह सकते हो मैं थोड़ा सा सेल्फिश हूँ इस मामले में। अरे सर, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने दोबारा वक्त दिया। और मैं ऑडियंस को बोलूँगा, अगर आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे और बहुत सारे पॉडकास्ट सीरीज सर के साथ होनी है, वो आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है। मेरी पर्सनल इच्छा है हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करें, बहुत डिटेल में बात करें। फिर आज एक नया टॉपिक पता लगा, बॉडी हमारी सबकॉन्शियस माइंड है, उस पर बात करें। तो 2 टॉपिक्स हैं हमारे पास। आप किस पे चाहते हैं कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, और उनके साथ जरूर शेयर कीजिए जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।